हेलो। 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 गुड इवनिंग अभी सर। गुड इवनिंग। गेट मेरी आवाज़ आ रही है उन्हें? हाँ सर। थोड़ी ज़्यादा ही तेज आ रही है क्या? कम कर। और बढ़िया सब। हाँ सर, सब बढ़िया। बोल। एक लेक्चर बच गया कल नहीं लास्ट। आए? सब तो कवर हाँ, कर लिया हूँ। एक पढ़ा था। हाँ, पढ़ा सर। एक आपका कल का लेक्चर छूटा हुआ है। एक 29 तारीख का लेक्चर जो आप हम लोग आई थिंक 29 को नहीं लिए थे लेक्चर। हम्म। वीडियो डाल दिए थे सर, तो वो दो लेक्चर बचा हुआ है बस। तो वो कल भी हमने काफ़ी कंप्लीट। इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस करी थी, कैसे ईटी प्रोफाइल लगाते हैं और ये अपने फिर कंस्ट्रक्शन स्टेजेस लगाते हैं। पहले अच्छा। मैं एक बार लोड कॉम्बिनेशन समझा के फिर रिपीट कर दूंगा एक बार और, ताकि ओके। क्योंकि हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका है सब कुछ, बस हमें लोड कॉम्बिनेशन लगा के उसको डिजाइन करना है। तो मैं आपको एक अपने जो मॉडल प्रैक्टिस किया हूँ आपसे देख कर ही, उसमें थोड़ा हाँ, एरर आ रहा है, क्या एरर डुप्लीकेट। है बताओ। वो एब नॉर्मल लिखता है कुछ समथिंग। एक्चुअली हम अभी बाहर में मैं हूँ, तो अच्छा, मोबाइल से चलो तो कर। जब जब तुम्हारे पास पीसी हो तो मुझसे शेयर कर देना स्क्रीन। हाँ, आई मैं कैन उसको टेल शेयर यू। करूंगा। एब नॉर्मल लिखता है सर, जब चेकिंग करते ना हम लोग, तो हम्म। उस समय नॉर्मल लिख रहा था। ये क्या बोलते हैं नोट्स में। अब यार देखना पड़ेगा कि क्यों आ रहा है क्यों नहीं आ रहा। ओके फिर सर। क्या वजह हो सकती है, वो एक बार कंफर्म देख के ही पता चलेगा। वैसे मैं नहीं बता पाऊंगा। तो देखना पड़ेगा। मैं आपको कल भेजूंगा सर। मैं थोड़ा उस पर और थोड़ा सा काम करना है ये। मैं आज का हाँ, भी लेक्चर उसी पर होगा। लोड कॉम्बिनेशन और कंस्ट्रक्शन स्टेज उसी पर लगा होगा, उसी मॉडल पर गढ़ पीएससी अच्छा ब्रिज अच्छा। पर है। तो ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं फिर आपको मॉडल भेजूंगा। हाँ, कोई नहीं, बिल्कुल मजा है। ओके। नहीं, मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन। हम्म। कल हमने जो था अपना मॉडल कंप्लीट कर लिया था लगभग। सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। पीसीएससी प्रोफाइल दिखा देता हूँ एक बार और एक बार। अभी दोबारा से एक बार दिखा दूंगा कैसे कैसे करते हैं। लेकिन जैसे अगर हमें देखनी हो तो ये रही मेरी पीसीएससी केबल्स। तो इसको अनडिस्प्ले कर दो। पीसीएससी लोड जो लगा हुआ है वो भी दिख जाएगा यहाँ से। ये रहा मेरा लोड। और बाकी सारे लोड हमने लगा लिए थे। हाँ, इसमें एक चीज और ऐड करी थी जो होती है टाइम डिपेंडेंट प्रॉपर्टी मटेरियल की। वो हमेशा इससे आती है कि आपको यहाँ वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर वो नहीं लगाओगे तो पीसीएससी के लॉसेस कभी एक्यूरेट निकल के नहीं आएंगे। वो बिना उसके लगाए पीसीएससी जो हमारे टाइम डिपेंडेंट लॉसेस होते हैं, जैसे हमारा क्रीप होता है, श्रिंकेज होता है और रिलैक्सेशन ऑफ स्टील होता है, ये तीन लॉसेस होते हैं लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म लॉसेस हमेशा तभी आएंगे जब आप पीसीएससी की एक्यूरेट प्रॉपर्टी हाँ लगा पाओगे। और वो उस पर डिपेंड करता है कि कंक्रीट की कितनी स्ट्रेंथ है। क्योंकि टाइम के बाद जब हम क्रीप कोफिशिएंट आ जाता है तो उससे क्या होता है, मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी रिड्यूस हो जाती है। तो इस वजह से काफी इंपॉर्टेंट होता है ये। अदरवाइज इट्स नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट। अगर हम नॉर्मल डिजाइन कर रहे हो तो उसमें कोई लॉस होता नहीं है, तो इसलिए उसमें तो नहीं लगाते। जैसे आपके पास आरसीसी गर्डर हो गया या स्टील गर्डर हो गया, उन सब में हमारी लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं आते। बस एक क्रैक वेट का चेक होता है, वो अलग हो गया। लेकिन उसमें हमें टाइम डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज की जरूरत नहीं है। टाइम डिपेंडेंट का मतलब होता है कि कितने दिन बाद कंक्रीट का क्या बिहेवियर होगा, कितने दिन बाद मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी। जैसे 10 दिन बाद क्या होगी, फिर 30 दिन बाद, फिर 60 दिन बाद, फिर 100, फिर 1 साल बाद, 2 साल बाद, 100 ईयर के बाद क्या आ जाएगी मेरी
कंक्रीट की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, उसी के हिसाब से उसकी स्ट्रेंथ और बाकी चीजें चेंज होती है, तो उसको यहाँ से अप्लाई करते हैं कि यहाँ पे डिफाइन होता है क्रीप एंड श्रिंकेज और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। जब क्रीप एंड श्रिंकेज में क्लिक करके यहाँ से अगर मैं इसे ओपन करूँ, ये होता है सी एन एस, उस कोड इंडियन, देन 40 MPa मैंने ली भी थी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी 70% ले लेते हैं। नॉमिनल साइज ऑफ मेंबर 20, 120 mm ले लो। नॉर्मल कंक्रीट होता है। अगर कोई रैपिड हार्डनिंग है तो रैपिड हार्डनिंग। एज ऑफ कंक्रीट, बिगिन टू श्रिंकेज, ये क्रीप एंड श्रिंकेज की प्रॉपर्टीज हो जाती है। फिर ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, मतलब कितनी एफ सी के वैल्यूज है क्यूब की, उसका ये ग्राफ होता है। और मीन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कुछ नहीं होता, 40+10 होता है। ये सारे कोड में सेम ही होता है। कोई भी कोड आप रीड करोगे तो उसमें भी यही मिलेगा, ये कुछ चेंज नहीं है इसमें। और फिर इन दोनों को लिंक कराना था। अभी क्या होता है कि ये दोनों प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं, तो यहाँ मटेरियल लिंक में जाके इन दोनों को लिंक भी करा देते हैं। M40 को CS और फिर कंप्रेसिव से M40, ये टाइम डिपेंडेंट प्रॉपर्टी डिफाइन हो जाती है इसके अंदर वैसे। फिर उसके बाद सारे लोड तो मैंने दिखाई दिए थे, और कंस्ट्रक्शन स्टेजेस दिखाई थी, वो भी रिपीट कर लेंगे एक बार। पहले एक बार लोड्स पे जाते हैं। हाँ, इसमें एक चीज और मुझे करना था, क्या करना था, मांगना एनालिसिस में जाके कंस्ट्रक्शन स्टेज। हाँ, ये एक तो मेरे यहाँ से सारे लोड आ गए। स्टैटिक लोड मैंने अप्लाई करे, उसमें क्रिएट करे। डायनामिक लोड अभी यूज नहीं करें, ये कुछ नहीं होता। ये यही होता है सीस्मिक को जब हम एज ए RS फंक्शन यूज करेंगे। सेटलमेंट की जरूरत है ही नहीं, पाइल वाइल कुछ भी। टेम्परेचर और पी स्प्रेड दोनों यूज कर लिए हमने। कंस्ट्रक्शन स्टेज भी यूज कर लिए। लोड टेबल तो वही टेबल हो गई लोड की। मूविंग लोड भी यूज कर लिया। हीट ऑफ हाइड्रेशन की अभी जरूरत है नहीं, ज्यादातर बहुत कमी जरूरत पड़ती है इसकी। और ये मैं कहाँ जा रहा था, अब ये होता है एक एनालिसिस ऑप्शन। यहाँ पे कुछ सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे जब मैं ये ई डेल्टा एनालिसिस करना होता है, तब बकलिंग करना हो या आइगन वैल्यू करना हो, हीट ऑफ वेरिएशन, मूविंग लोड, ये थोड़े इसमें एक्स्ट्रा फंक्शंस अवेलेबल होते हैं। जैसे मैं क्लिक करता हूँ मूविंग लोड पे, तो इसमें मुझे दिखाएगा मूविंग लोड में कि नंबर ऑफ लाइन और एलिमेंट कितने कंसीडर करेगा, कि प्लेट अगर है तो उस पर कैसे मूव करेगा, फ्रेम पे कैसे मूव करेगा, और कैलकुलेशन क्या मुझे रिएक्शन चाहिए नहीं चाहिए। मैं अगर अनक्लिक कर दूंगा तो रिएक्शन नहीं शो करेगा। मैं डिस्प्लेसमेंट पे अनक्लिक कर दूंगा और तो ये नहीं करेगा। जैसे मैंने ये क्लिक कर दिया तो अब ये डिस्प्लेसमेंट नहीं दिखाएगा लाइव लोड की वजह से। या मैं किसी पर्टिकुलर ग्रुप को देखना चाहता हूँ लाइव लोड में, और ब्रिज टाइप फॉर इम्पैक्ट CDA कैलकुलेशन अगर तुम इसके थ्रू करना चाहते हो, CDA की कैलकुलेशन, CDA मीन्स इम्पैक्ट फैक्टर ही होता है। और रेलवे ब्रिज की इंफॉर्मेशन यहाँ पे, ये थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे एक जैसे एक लाइव लोड की हो गई, सेटलमेंट की हो गई, या पी डेल्टा का बकलिंग का कुछ वो होती है इन्फॉर्मेशन, ये कितने मोड के लिए कितना करना चाहते हो। फिर पी डेल्टा की भी होती है। ज्यादातर पी डेल्टा तो स्टील में करते हैं, बकलिंग भी स्टील में आती है। या किसी उसमें हाई राइज जिसमें 50 मीटर से ज्यादा ऊंचा कॉलम होता है। आइगन वैल्यू जो होता है ये हमें करना होता है, ये तब करना होता है जब हम RS फंक्शन डिफाइन करेंगे, क्योंकि पहले आइगन वैल्यू एनालिसिस कंप्लीट होता है, फिर हमारा RS इन्वॉल्व होता है। सेटलमेंट यही दी हुई है, प्लेट की कॉन्करेंट फोर्सेज चाहिए या इलास्टिक, ये भी। अब इसमें ये इन तीन की तो जरूरत होती नहीं है। अब सस्पेंशन ब्रिज की बाउंड्री चेंज असाइनमेंट, इसकी भी रिक्वायरमेंट कभी होती है कभी नहीं होती। अप्रोक्सीमेट टेंडन लॉस पे आप देखोगे तो ये कुछ अपने आश्रितों के हिसाब से दिखा रहा है। तो वैसे तो यहाँ पे इंडियन में कुछ है नहीं टेंडन लॉस की वजह से, तो हम छोड़ ही देते हैं इसे, क्योंकि ये ज्यादातर आश्रितों में ही होता है। इंडियन कोड ज्यादा कुछ बोलता नहीं है। थोड़ा बहुत SP 35 के हिसाब से है, लेकिन IRC 112 कुछ नहीं कहता है इसके बारे में। और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टेज के ऑप्शन, अब यहाँ अगर देखोगे तो ये दिखा रहा है कि कौन सी स्टेज के बाद फाइनल रिजल्ट तुम्हें चाहिए। तो यहाँ पे एक चीज और ऑप्शन होती है कि तुम यहाँ पे, एक तो ये है एनालिसिस लीनियर करेगा नॉन लीनियर, तो लीनियर एनालिसिस ज्यादा ठीक है। तो से टाइम डिपेंडेंट कंट्रोल इफेक्ट है यहाँ पे। ये यही है जो क्रीप श्रिंकेज हमने डिफाइन करा था, उसको कैसे कंसीडर करेगा ये ऑटोमेटिक। यहाँ पे टेंडन लॉस इफेक्ट क्रीप एंड श्रिंकेज का लेगा, वेरिएशन ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लेगा, टेंडन टेंशन इफेक्ट, लॉस इफेक्ट, इलास्टिक शॉर्टनिंग लेगा, सब ले लेगा ये। और यहाँ पे होता है लोड। अगर मैं किसी लोड को अपने जो मेरा उसमें
ले जा चुका हूँ मैं कंस्ट्रक्शन स्टेजेस में, उसको बाहर लाना चाहता हूँ, क्योंकि अब ऐसा होता है कि मेरे ये सारे जो है सेल्फ वेट, क्रैच बैरियर, वेयरिंग कोड, प्री स्ट्रेसिंग, वेट कंक्रीट, ये 5 लोड मेरे चले गए कंस्ट्रक्शन स्टेजेस में। तो ये अ, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इनको अलग कर सकता हूँ। कैसे कर लूंगा मैं दिखाता हूँ। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा ऐड। अब मुझे सिर्फ सिर्फ एस आई डी एल ही अलग करूंगा, ज्यादा लोड नहीं अलग करने हैं, तो मैं यहाँ मेंशन करूंगा डेड लोड मेंशन कर दूंगा मैं, या सरफेस यूटिलिटी, ओके डी डब्ल्यू, फाइन। यहाँ मेंशन कर दूंगा, एस आई डी एल को अलग कर लूंगा बस, ताकि मैं बाद में ऐड कर सकूँ। एस आई डी एल में क्या है, मेरा क्रैश बैरियर और वेयरिंग कोड, ओके। अब ये लोड मुझसे अलग में आ जाएगा। अब यहाँ पे कुछ और चीजें भी हैं, केबल प्री टेंशन फोर्स कंट्रोल, ये होता है केबल स्टे ब्रिज के लिए। इनिशियल फोर्स कंट्रोल, ये भी केबल स्टे ब्रिज के लिए है। बीम सेक्शन प्रॉपर्टी चेंजेस, चेंज विद द टेंडन, इसको कांस्टेंट रख लो तो ज्यादा बेटर रहता है कि बीम सेक्शन की प्रॉपर्टी चेंजेस ना हो, एक ही जगह कांस्टेंट है। ये है कैलकुलेट कंकरेंट फोर्सेस ऑफ फ्रेम, कैलकुलेट आउटपुट ऑफ ईच पार्ट ऑफ कंपोनेंट सेक्शन, और सेल्फ कंस्ट्रेंट फोर्सेस इस तरह से सेव आउटपुट एंड करंट स्टेज आउटपुट को सेव करना हो, बस इतना ही काफी है। ये ले लो, इसको नहीं, इसको ना ये रखो, चेंज टेंडेंसी, यस। एक ये क्रिएट करना था। और अब हम जाते हैं उसमें। अब लोड में इसमें क्या फायदा है मिडास में, देखो। अब मैं जैसे एनालिस क्लिक कर रहा, अब ये एनालाइज होगा। जब तक ये एनालाइज हो रहा है तो थोड़ा लोड कॉम्बिनेशन डिस्कस कर लेंगे। ये स्टार्ट हो जाए तो मैं फिर ये स्टार्ट हो गया तो अब हम जाएंगे अपने इसमें। ये है मेरे लोड कॉम्बिनेशन, ये जैसे स्ट्रेंथ के हैं, अल्टीमेट लिमिट स्टेट के 1.35, देन एक्सीडेंटल के, फिर सीस्मिक के। आई थिंक ऑलरेडी यू गाइस आर फेमिलियर एट द टाइम ऑफ आरसीसी डिजाइन, क्योंकि आरसीसी डिजाइन में मैंने सारे कॉम्बिनेशन वहां पे भी दिखाए थे, एक बार और दिखा दे रहा हूँ। फिर हम दिखाएंगे क्रिएट कैसे। अब मैं नीचे आता हूँ थोड़ा, इसमें एक टेबल शो है कि दिखाई भी है। जैसे अब ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए क्या होते हैं, बेसिक हो गया, एक्सीडेंटल हो गया, सीस्मिक हो गया। सर्विसेबिलिटी के लिए रेयर, फ्रीक्वेंट, क्वासी परमानेंट, चेकिंग स्ट्रेसेस, डिफ्लेक्शन, वाइब्रेशन, फ्री स्ट्रेस कंक्रीट, चेकिंग क्रैकवेट। जनरली क्रैकवेट आती नहीं है अगर हमारा गर्डर पूरा कंप्रेशन में है, तो एक ये टेबल गिवन है कि इस हिसाब से भी ऐसे करके मैं ये भी दे दूंगा। अब इसमें क्या होता है, यही मैंने आप पिछली बार भी बताया था, जैसे ये एडिंग होते हैं, ये रिलीविंग होते हैं। एक 1 का बनेगा, एक 1.35 का बनेगा। तो इसमें यही है, सिर्फ कॉम्बिनेशन दिखाए हुए है कि कैसे कैसे कंसिडर करते हैं, जैसे थोड़ा आसान हो जाए। जैसे ये यूएलएस के हो गए, और इसी में फिर एसएलएस का आ जाते हैं, बस ये 1.35 चेंज हो जाता है, 1 हो जाता है। और इसमें भी देखो ये रिलीविंग के हो गए, 1 से लेके 6 तक तो एडिंग के हो गए, 7 से लेके 12 तक के रिलीविंग के हो गए। नीचे शायद और होंगे नहीं, हाँ यही होंगे। तो मैं एक बार इसमें जाता हूँ, लेकिन उससे पहले हमें कुछ इसमें ना वो बनाने पड़ते हैं। अभी मॉडल रन हो गया, हाँ मॉडल रन हो गया। अब जैसे मॉडल रन हो गया, तो अगर मैं अब लोड कॉम्बिनेशन रिजल्ट्स में जाऊंगा, यहाँ से वैसे मैं फोर्सेस तो देख ही सकता हूँ अपने, जैसे बीम डायग्राम है, क्लिक करो। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे सिर्फ ये दिखा रहा है, लेकिन वो जो मेरे पोस्ट सी एस से पहले के मेरा एस आई डी एल और वो सब है, तो वो शो नहीं होता है यहाँ पे। अब देख रहे हो तो बस ऐसे करके इसमें आएगा डेड लोअर एस आई डी एल, और इसमें आएगा, ऐसे करके आ रहा है। इसीलिए ही हमें ये सब करना पड़ता है, इसके बाद सिर्फ ऐसा आता है। तो जैसे अगर मैं पोस्ट ये स्टेज 1 में देखता हूँ, समेशन में अप्लाई करता हूँ, तो ये देखो ये प्री स्ट्रेसिंग की वजह से कैसे ऊपर जा रहा है। और बाकी डेड लोड में
नॉर्मल अपने। और ये टेंडन प्राइमरी में तो आपको ये दिख जाएगा। ये रहा मेरा पीसीएससी की वजह से। तो ये चीज इंपॉर्टेंट होती है कि पीसीएससी की वजह से बेंडिंग ठीक आ रही है नहीं आ रही, और अपना इसकी वजह से डेड लोड की वजह से बेंडिंग आ रही है ठीक नहीं आ रही। तो अभी जैसे मैंने मॉडल रन करा दिया, लेकिन अब अगर आप कोई दूसरा सॉफ्टवेयर यूज करते हो तो उसमें क्या होता है कि मॉडल रन कराने के बाद अगर आप कुछ भी चेंज करोगे, लोड कॉम्बिनेशन बनाओगे, तो आपको री रन कराना पड़ेगा। मिडास में ये फायदा है कि दोबारा रन कराने की जरूरत नहीं है। मैं डायरेक्ट लोड कॉम्बिनेशन में जाऊंगा। अब लोड कॉम्बिनेशन कैसे कैसे क्रिएट करें। लोड कॉम्बिनेशन में क्या क्या है। एक तो मेरा टेम्परेचर है कि मुझे टेम्परेचर का एनवलप बनाना है। दूसरा क्या है, मेरा ये है विंड का एनवलप बनाना है। तीसरा लाइव लोड का एनवलप बनाना है। चौथा अर्थक्वेक का एनवलप बनाना है। तो एक एक करके क्रिएट कर, अब आप यहाँ देखोगे, यहाँ क्लिक करो। सबसे पहले एनवलप बना लो अपना। पहले देख लेते हैं, लिस्ट के हिसाब से ही चल लेंगे कि हमारे पास क्या क्या सबसे पहले है। तो यहाँ सबसे पहले है विंड का। तो विंड है, फिर टेम्परेचर है, फिर सीजमिक है। विंड। और विंड में कैसे बनेगा, अभी पहले आपको बनाना पड़ेगा विंड का। जैसा मेरी विंड कौन सी है, पहले विंड का बनेगा स्ट्रक्चर के ऊपर। विंड स्ट्रक्चर, यहाँ पे ऐड लिखे, विंड एक्स, विंड वाई, विंड जेड, इन तीनों को ऐड कर दो। यहाँ लिख लो अब विंड लाइव लोड। जब विंड डायरेक्ट ही बना लो ना, एक ही में ऐड कर दो। विंड के बाद हमें किसका बनाना है, टेम्परेचर का। लेकिन टेम्परेचर का थोड़ा डिफरेंस बनेगा। टेम्परेचर पहले बनाओ ग्रेडियंट का। ग्रेडियंट या टेम्परेचर नॉर्मल। इसका एक एनवलप ले लो, यूनिफॉर्म टेम्परेचर, यूनिफॉर्म, इन दोनों का एनवलप आ जाएगा। टेम्परेचर ग्रेडियंट का एक एनवलप, टेम्परेचर ग्रेडियंट, ये दोनों एनवलप बन गए। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे टेम्परेचर का एनवलप। इसमें क्या ऐड करने हैं, अब ये देखो एसआईडीएल, मैंने ये कंस्ट्रक्शन स्टेज के लोड आ रहे हैं यहाँ पे क्लियर शो हो रहे हैं। जो ये बनाया ये, और ये, इन दोनों को ऐड कर दिया। ये टेम्परेचर का बन गया एनवलप। विंड का एनवलप ये हो गया। इसमें वो और ऐड कर दो अपना स्ट्रक्चर के ऊपर जो विंड आएगी विद लाइव लोड। वैसे ही रहना, इसमें लाइव लोड के साथ ये अलग आता है, क्योंकि जब अगर हमारा लाइव लोड ही नहीं होगा ऊपर, तब ये लोड आता नहीं है। तो कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे ही बनते हैं जिसमें वैसे चलो कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। एक विंड का एनवलप, टेम्परेचर का एनवलप। अब किसका बनाना है, विंड टेम्परेचर। अब सीस्मिक का बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब सीजमिक में क्या होता है कि आपके बनेंगे 24 कॉम्बिनेशन। तो 24 तो नहीं, मैं 12 बना के दिखा देता हूँ। 24 कैसे बनते हैं, याद होगा, बताया भी था मैंने पहले भी। एक कॉम्बिनेशन प्लस होता है, दो माइनस, फिर उसके एक के कितने कॉम्बिनेशन बन जाते हैं, करीब तीन को जब हम चेंज करते हैं एक के बनते हैं 8। मैं जैसे यहाँ पे 4 बनाता हूँ, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ सीज्मिक एक्स, मतलब एक्स मेरा गवर्न कर रहा है, और बाकी जो है 0.33 के रहेंगे सीज्मिक एक्स। कैसे मेंशन करेंगे इसमें, सीज्मिक एक्स 1, ऐड ऐड का ही रहेगा ये। इसमें सबसे पहले मेंशन करेंगे अपना सीज्मिक एक्स वाई जेड, ये तीन हो गए, ठीक है। लेकिन अब हमें क्या चाहिए, ये क्या होगा मेरा 0.33, 0.33, और ये भी 0.33, ये दोनों, ये 1 रहेगा। अब मैं अगर x2 लिखता हूँ, अभी ये क्या है पॉजिटिव में, इसको कॉपी कर लो, कॉपी, 2, x पॉजिटिव ही रखेंगे हम, x को नहीं चेंज कर रहे। बस इसमें क्या करेंगे, इसको नेगेटिव कर दो, ये इसको कर दो नेगेटिव, ताकि बाद में दूसरा नेगेटिव, इसको कॉपी करो फिर से अगेन, x3, अब इसको नेगेटिव कर दो। अब इसकी एक बार कॉपी दे दो, वही x4, अब इसमें क्या होगा, दोनों एक्स नेगेटिव हो गए। ये कितने बने कॉम्बिनेशन, मेरे 4। अब 4 कैसे बन सकते हैं कि मैं एक्स को नेगेटिव कर दूं, बाकी इनको वापस नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो लेकिन हम एक डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो उसी में इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि अभी सुपर स्ट्रक्चर है। जनरली सुपर स्ट्रक्चर में इतना ज्यादा सीन में नहीं, लेकिन अगर करना चाहो तब भी कर सकते हो, ना करना चाहो तो भी तुम्हारे ऊपर ही है कि एक साथ कॉम्बिनेशन बनाने हो कि एक बार एक्स को नेगेटिव भी दिखाना चाहता हूँ मैं। एक्स नेगेटिव का क्या मतलब है कि एक्स इस साइड में लगेगा, अभी पॉजिटिव का मतलब है इस साइड में जा रहा है, तो सब कुछ पॉजिटिव में जा रहा है। तो बेसिकली हमें इसी के थ्रू एक कह सकते हो आप, मिल जाएगा हमें रिएक्शन सही से, रिएक्शन ऑफ फोर्सेस हमें एक्यूरेट मिल जाएगी, दूसरी साइड लगाने की जरूरत नहीं है। जब कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है थोड़ा, तब उसमें जरूरत पड़ती है, नॉर्मल में थोड़ी नहीं पड़ती। तो अब हम दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बनाएंगे, अब हम y को गवर्न करेंगे और बाकियों को प्लस माइनस कर देंगे, वो भी 0.3 के साथ। तो अब जैसे मैं सीन में यहाँ मेंशन करूंगा, ऐसे सीन में y1, और यहाँ तीनों को लिख दूंगा। इसमें क्या होगा, ये 1 रहेगा, ये मेरा 0.33, ये मेरा 0.33। तो ये कर देते हैं इसमें। अब इसमें क्या करूंगा, फिर मैं इसी को पॉजिटिव भी रखूंगा, लेकिन ये सब प्लस माइनस कर दूंगा। ओके, इसको क्या कर दूंगा, माइनस। अब इसको माइनस। चैप्टर,
हेलो। 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 यस सर। Are you getting my voice or not? हाँ यस सर, आ रहा है सर, आ रहा है। Okay. Something why it is. Okay. So we have created up to this point, और ये जो होगा अगेन इसको y3 करके और इसको नेगेटिव करना सर इसमें ऑटो लोड जनरेशन वाला ऑप्शन नहीं आता क्या? है। किसका ऑटो लोड ऑप्शन? जनरेशन वाला, ऑटो नहीं नहीं, खुद ऑटो लोड से करना कॉम्बिनेशन पड़ता है। एड में आता ना। ऑटो लोड कर सकते हो लेकिन उससे ना सही से जनरेट होता है। यहाँ से मैं कर सकता हूँ ये ऑटो जनरेशन से, लेकिन वो एनवलप नहीं बनाएगा तुम्हारे। वो बहुत गलत, मतलब इंडियन कोड के हिसाब से नहीं देता। अगर तुम्हारा कोई आउटर कोड है, आज तो यूरो थोड़ा कर लेता है मैनेज, लेकिन हम यूज नहीं करते ऑटो जनरेशन क्योंकि हम लोड अपने हिसाब से क्रिएट करते हैं थोड़े। जनरली वी अवॉइड दैट, बट दिस ऑप्शन इज हियर। तो राइट मैं है। इसलिए दिखा रहा हूँ कि एक बार याद हो जाएगा तो हम इसी को ही कॉपी पेस्ट कर लेंगे डायरेक्ट। अभी मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर दे, लेकिन बाद में हमें फ्यूचर प्रोजेक्ट में इससे ये कॉपी पेस्ट हो जाता है डायरेक्ट, इसमें कोई इशू नहीं है। इसमें आउटपुट फाइल मैं देखनी पड़ती है, यहाँ मतलब से डायरेक्ट यहाँ से कॉपी जाके कर। एक व्हाट जस्ट हैपनिंग मैन, समथिंग हैपनिंग, डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। ओके, दिस वाज यूनिट 4। अब हमें क्या करना है कि अब बनाना है सीजमिक का Z, Z1। So again we need to select 4। अब इसमें ये दोनों जो आएंगे 0.33, कॉपी दिस, Z2 minus, just let me close this, anything else? Okay, maybe this one will be negative and this will be Z4। These are basic combination you need to create। हम क्या करते हैं, सीजमिक का एक एनवलप बना लेते हैं, सीजमिक एनवलप। अब ये सारे एक ही एनवलप में आ जाएंगे, जो भी गवर्निंग होगा वो अपने आप आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक करो एनवलप, और यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ इन सबको ऐड करना है। तो एक और शॉर्टकट मेथड भी है, मैं इस पे क्या करूँगा, वो बन गया स्प्रेडशीट फॉर्म। ये एक इसकी स्प्रेडशीट फॉर्म होती है। जैसे मैं अब ये लिख रहा हूँ 1 1, तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं 1 1। आप ऊपर देख सकते हो सीज में मेंशन है, इनमें हुआ है 1।
ये सीस्मिक 4 वन आ गया, नॉर्मल फॉर्म, ये ऑटोमेटिक आ गए। तो ये अब मेरे कॉम्बिनेशन बन गए मेजरली, इसमें सीस्मिक आ गया, टेम्परेचर हो गया, विंड हो गया, और बाकी तो ये है। अब हमें बनाने होते हैं कॉम्बिनेशन इसके हिसाब से, जो अब हमारी बेसिक है, कि एक ये 1.35, 1.75, 1.5, और इनके हिसाब से। तो ये बने हुए भी हैं, मैं ये दिखाता हूँ इसके थ्रू से कैसे बनाएंगे। तो डेड लोड का कितना है, 1.3, फिर मेरा एस आई डी एल है, फिर क्रीप और श्रिंकेज दोनों उसी में होते हैं। अब इसमें होता है प्री स्ट्रेस के, हमेशा याद रखना दो कॉम्बिनेशन बनते हैं, एक 0.9 का और एक 1.1 का। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है कि कब 0.9 यूज, एक बार 0.9 यूज करना होता है, एक बार 1.1, क्योंकि 0.9 जो होगा वो कम स्ट्रेस देगा और 1.1 जो होगा ज्यादा देगा। तो हमें 10% हमेशा ऐसा लेके चल, 10% ज्यादा हो सकती है कम आती है, इंडियन कोड क्लियरली बताता है। तो अब पहला कॉम्बिनेशन जैसे ही है 1.35, 1.75, अब बनेंगे ये मेन कॉम्बिनेशन। तो आप ऐसे मेंशन कर सकते हो, ये बेसिक लिखा हुआ है, आप मेंशन कर सकते हो इस हिसाब से कि डायरेक्ट ओपन करके लिख दो एस एल एस 1, और इसको ऐड। अब इसमें सबसे पहला कॉम्बिनेशन कौन सा लिखा हुआ है, डेड लोड। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, एस आई डी एल, देन टेंडन प्राइमरी, ये देख सकते हो, क्रीप शिंके टेंडन सेकेंडरी। हाँ, इसमें हमें टेंडन प्राइमरी की जरूरत नहीं है, ओके वो उसमें आएगी, इसमें आएगा टेंडन सेकेंडरी, और क्रीप सेकेंडरी, शिंके सेकेंडरी, क्रीप सेकेंडरी। वैसे कुछ आएगा नहीं क्रीप सेकेंडरी और शिंके सेकेंडरी में, बस हम लगा लेते हैं ना, ये थे ज्यादातर स्ट्रक्चर में, अगर मेरा ब्रिज कंटिन्यूअस होता। लेकिन यूएलएस में बस हम लगा के रख लेते हैं, जैसे यही लोड कॉम्बिनेशन कहीं और भी हम यूज कर लेंगे। फिर मूविंग लोड, विंड लोड, और थर्मल लोड। हाँ, मूविंग लोड का तो एक रह गया, एक मिनट, चलो मैं इसको क्रिएट करके बता कर देता हूँ। या मूविंग लोड मुझे पता है कौन सा गवर्न कर रहा है, वो कोई इशू नहीं है। तो अभी हमने ये लगा लिए, अब हमें क्या क्या इसमें और लगाना है, एक आएगा मेरा मूविंग लोड का, मूविंग लोड का एनवलप तो बना दो, क्या करो, मेरे मूविंग लोड इज नॉट शोइंग, ब्रेकिंग के बाद डेड लोड ऐसे नहीं, वाई मूविंग लोड इज नॉट शोइंग, वन मोमेंट, vehicle moving load is here, and in primary, secondary, wind, not LSLS, it's the ULS. Why moving load is coming here? Result forces being diagram. You can see all are coming directly. Seismic envelope, temperature envelope, breathing. But why moving load is not showing? Load analysis, moving load. Something maybe happened. Let me go to the, something happened with the traffic lane. Yes, moving load was removed. I think I know why.
I know the reason because I've changed the this. So let me go to the analysis. Why it has happened? Because in the group I have updated the slab. Now slab is this, so that's why it's causing something. Go to the load, moving load, traffic. What is the eccentricity I have used? 800. I need to create again and let me see it. Cross beam, line element, backward, forward, both. If I go traffic lane, add lane 4, it was showing 800 mm. Okay, from this point to this point, span length 20 meter. What is saying? Line lane data. Item span. Span length. This is very. Okay, and this creating confusion. From this it is taking, but from this it is not taking. That is very wrong thing. Okay, what we can do? It is showing. Delete this. 800. Yes. Anyone say 800 1.2 1200 minus. And what we need to do? Just again select this live, and now it is not taking. Okay, name have been used. 5. So I've created this. Now after minus 1200, I will be having 3500. So 3500 minus 1200, positive 2300, lane 6. 2300. Select this and this, apply. Now the next lane will be totally, I will create in the mid. It will be 0 eccentricity and wheel spacing. I think 1.9. What was the wheel spacing? 1 point. I need to confirm this. It is in the third.
हाँ 1930. But now I will delete this 1 to 4. Lane 7 1930. What was the distance? Consider this, mention here, and this thing will be from this to this. Apply in the middle. Go to moving load cases. Create not required. Create 72 class A. Add this, and we remember scale factor around 1.2. Lane 5, lane 6. Apply. 2 have been created. Delete this, and this will be fine. Apply 170R, or mention just like 70R. Here delete this, change this. Lane 7. Okay, okay. Now both load have been created. Come here and again able to see load. Now run again the model. In the meantime of running, we will go into the result. Okay, let it run. The model running complete. Now go to the load combination. What I want to create live load envelope. Envelope. Here 2 class A and 70R. Take this upward, and now we will create our live load. Live load required. Then after live load, what is required? Wind envelope, and then temperature envelope. Seismic will be in seismic case. So now dead load factor is 1.35. SIDL factor 1.75.
टेंडेन सेकेंडरी 1.35, रीफ सेकेंडरी 1.35, श्रिंकेज सेकेंडरी, टेंडेन सेकेंडरी नॉट 1.35, it's 1.1, रीफ सेकेंडरी हाँ 1.1 ना, 1.1, because this load combination for tendon will remain same for SLS and ULS. So both will be 1.1 and 0.9. But here we do not include tendon primary. That will be included in SLS cases. Live load 1.5. And for worst, I think they have considered all, you can see, one is leading, other are accompanying, 0.9, 0.9. If you remember previously also, 0.9. Now what we need to do, only need to change these three. If you look at here, only these three are changing. Others are remain same. So copy ULS1, ULS2. If anyone has any doubt in this, they can ask again. But this is already a repetitive task because we have already discussed this thing. Just want to show you with the PCSC. This, then again copy. This should not be 1.1, should be 1.1, and this should be 1.5. Hello? हाँ कुलदीप, you can ask. हेलो, हाँ यस कुलदीप. सर ये अपने जो लोड केसेस लिए हैं, बेसिक 1, बेसिक 2, बेसिक 3, बेसिक 4, हैं? अभी अपन लोड केस ले रहे हैं ना, 4 केसेस ले रहे हैं अपन. हाँ हाँ तो उसके अंदर मतलब अपन ये 4 केस अपन ने क्यों क्रिएट किए हैं, मतलब एज पर कोड में कह रहा है इसलिए क्रिएट किए हैं या हाँ, उनको कोई कोड कह रहा अदर. है ना, ये रहा ना, कोड कह रहा है. देखो मैंने ये पिछले में दिखाया था, कोड ये कह तो रहा है. यहाँ आओगे, ये बेसिक कॉम्बिनेशन कोड के. ठीक है सर. तो कोड हमारा क्लियर बोलता है, ये देखो यहाँ पे 1.5 लेना है, फिर 1.15 जब एकम्पनिंग है. एक मिनट, मेरा कोड कोड की वजह से ही हो रहा है ये सब. लीडिंग लेंगे तो 1.5, एकम्पनिंग लेंगे 0.9, 0.9 और 1.5. अब जब ये लीडिंग हो जाएगा तो ये एकम्पनिंग हो जाते हैं. एकम्पनिंग और लीडिंग मतलब ऐसा होता है, ये होते हैं वेरिएबल लोड्स. वेरिएबल लोड मतलब टाइम डिपेंडेंट लोड. कि अगर लाइव लोड बहुत ज्यादा ट्रैफिक है मेरे ब्रिज के ऊपर, तो उस टाइम मेरी ना हवा चल रही होगी ना, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा. पहली बात, व्हीकल कम कर देगी टेम्परेचर, क्योंकि वो यस. एक तरीके से छांव प्रोवाइड कराएगी ब्रिज को, अगर लाइव लोड है. अब मेरी अगर विंड बहुत तेज चल रही है, मतलब हवा बहुत तेज है, तो भाई कोई ब्रिज पे खड़ा नहीं होगा, सब भागने की कोशिश करेंगे. तो लाइव लोड कम हो जाता है. और जब विंड तेज होगी तो इसका मतलब है ज्यादातर बादल वाला केस होगा, तो टेम्परेचर भी कम हो जाता है. अब मेरा टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, मतलब बहुत कड़ाके वाली ठंड पड़ रही है, धूप मई हो रही है. मई जून की गर्मी फॉर एग्जाम्पल. तो आपको पता है कि व्हीकल कम होंगे ब्रिज पे, भाई कोई नहीं जाना चाहेगा. और उस टाइम पे विंड भी कम हो जाती है, वो सूखी गर्मी जो होती है, सूखी ठंड होती है. तो इस वजह से ये इस हिसाब से डिफाइन करे हुए हैं कि एक टाइम पे एक ही गवर्न करेगा, बाकी थोड़े कम आएंगे. तो इसलिए ये सर तीन जैसे बन जाते हैं. जैसे अपन कोई तो भी ये स्ट्रक्चर मैंने डिजाइन, यूएलएस. हाँ जैसे अपन अभी स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं, है ना. हाँ हाँ तो अपना जो मेन जो स्ट्रक्चर का बेसिक कंसेप्ट ये हाँ कहता हाँ है कि मोस्ट क्रिटिकल के लिए सेफ रहना चाहिए. हाँ. तो ये अभी हमें पता नहीं ना क्या क्रिटिकल हो. हम तो अपने कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, बाद में यूएलएस का एक एनवलप बना देंगे, अपने आप आ जाएगा उससे क्रिटिकल. ये तो आपको हमेशा बनाने ही होंगे. आपको नहीं पता कि मेरे लिए टेम्परेचर क्रिटिकल हो सकता है, मेरे लिए क्या पता विंड क्रिटिकल हो सकता है, या मेरे लिए खाली लाइव लोड क्रिटिकल हो सकता है, कुछ भी क्रिटिकल हो सकता है. पीसीएससी में टेम्परेचर भी क्रिटिकल हो जाता है, टेम्परेचर भी स्ट्रेस देता है. तो पीसीएससी गटर में कुछ भी क्रिटिकल हो जाता है, इसलिए हम सब सारी चीजें लेके जाए. सीज्मिक क्रिटिकल नहीं होगा, वो मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी हम सीज्मिक का बना के लेके सर चलते हैं. ऐसा एक होता है. हाँ हाँ. एक ये अपना लोड कॉम्बिनेशन में ये हम्म. अपना प्री स्ट्रेस का टेम्परेचर पे जो स्ट्रेन मतलब फोर्स जो बढ़ रहा है या कोई, इसका हाँ हाँ. इफेक्ट अलग से होता है या इनको सेपरेटली ही डिस्कशन अलग होता है इनका. नहीं नहीं, टेम्परेचर की वजह से तो अलग होगा ना, लेकिन प्री स्ट्रेस की वजह से अलग होगा, लेकिन दोनों को ऐड तो करना पड़ेगा ना आपको. नहीं जैसे वही पूछा
पूछा था, जैसे अपना मैं जनरल डिस्कशन कर रहा हूँ 2 मिनट के लिए। हाँ हाँ, बोलो जैसे बोलो। टेम्परेचर राइज होने की वजह से अपना पीएस जो गर्डर हाँ है, हाँ हाँ वो हाँ फॉर एग्जाम्पल ग्रेडियंट की ही बात कर रहे हैं, तो ग्रेडियंट के अंदर जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, हाँ हाँ है ना, तो हाँ। ऊपर फाइबर मतलब वो ज़्यादा एक्सपांड होंगे। नहीं नहीं, टेम्परेचर ग्रेडियंट से देखो एक्सपेंड नहीं होता। टेम्परेचर ग्रेडियंट से क्या होता है, इंटरनल फोर्सेज आती हैं। ये टेम्परेचर का थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। अगर तुम टेम्परेचर ग्रेडियंट की बात कर रहे हो तो उससे बेंडिंग मोमेंट आएंगे, और तुम अगर यूनिफॉर्म टेम्परेचर की बात कर रहे हो तो उससे एक्सपेंशन और कॉन्ट्रेक्शन होगा। तो यूनिफॉर्म टेम्परेचर की बात करते हैं तो क्या, जैसे अपना यूनिफॉर्म टेम्परेचर अपना अप्लाई अगर बढ़ता हाँ है हाँ ना, तो उसका इलोंगेशन बढ़ेगा। तो उस हाँ। केसेस में क्या अपन कोई फैक्टर लेते हैं कि पीएससी फोर्सेज इस वजह से बढ़ेंगे इसके अंदर, नहीं नहीं नहीं, पीएससी फोर्सेस प्रिंसिपल हमेशा सेम फोर्सेज? रहेंगी। नहीं, पीएससी एससी में कोई चेंज नहीं आएगा, वो सेम क्योंकि रहेगी। क्योंकि अपना पीएससी मैं फोर्स जो समझ होता गया, है, तुम्हारा हमारा गटर चेंज हो रहा है साइड में, हाँ, छोटा बड़ा हो रहा और है। स्ट्रेन जो तो अपन देते वो जो, हम ये अजम्पशन मान के चलते हैं कि वो गडर के साथ पीसीएससी भी खुद को एडजस्ट कर लेगा। अच्छा अच्छा, मतलब एक्सपांशन उसमें भी हो रहा है तो वो हाँ, अपन ये मतलब डिजाइन का सिमिलर अजम्पशन है, कंसीडर। ये हमारा नहीं। हाँ, ये इसको बोलते हैं लीनियर डिजाइन है, मतलब हम उसमें नहीं जा रहे हैं ये बहुत ज्यादा। हाँ, इसको एक और बोलते हैं, हम वो मुझे जो नाम याद नहीं आ रहा। हाँ, नॉन लीनियरिटी में नहीं जा रहे हम। लीनियर ये इलोंगेशन। लीनियर, ये हमारा लीनियर अजम्पशन है। जैसे आप अगर आप रीइंफोर्समेंट और उसको करते हो ना, कंक्रीट को डिजाइन, वो उसमें हम नॉन लीनियर डिजाइन में चले जाते हैं। लेकिन हम कभी भी पीसीएससी में नॉन लीनियर में नहीं जाते, हमेशा लीनियर डिजाइन रखते हैं। ठीक है। लीनियर का मतलब यह है, अगर मेरा कंक्रीट चेंज हो रहा है उसी हिसाब से मेरा पीसीएससी भी चेंज होगा, और अगर पीसीएससी चेंज हो रहा है तो कंक्रीट भी चेंज होगा। ठीक है, बाकी इसको कहते हैं। कंबाइन हाँ स्ट्रेस तो अपने कॉम्बिनेशन आ ही जाएंगे, अगर थर्मल और टेम्परेचर ग्रेडियंट की वजह से अगर जो भी आता है इसमें। हाँ, वो तो अलग चीज होगी। देखो, टेम्परेचर चेंज होगा तो वो एक एक्सटर्नल फोर्स आ रही है, वो फोर्स हो रही है। लेकिन इंटरनली टेम्परेचर की वजह से जो इंटरनली वो इलांगेट और वो हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट, वो जो जो हो रहा है वो जो वार्पिंग इंटरनली हो हो रही रहा है। है, तो वो पीसीएससी भी उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, तुम्हारे बाहर से भी तो फोर्सेस आ रही है ना। जो टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है वो क्या करता है, एक तरीके से बाहर से आने के बाद बेंडिंग मोमेंट सप्लाई कर रहा होता है अपने ब्रिज में। तो उसकी वजह से जब जब वो अपना उसमें चेंज आ रहा है गर्डर में, उसको वो फिर पीसीएससी रोकने की कोशिश करेगा। पीसीएससी अपनी जगह रहेगा, लेकिन रोकने की कोशिश करेगा कि जो भी स्ट्रेस बढ़ रही है उसको मैं रिड्यूस कराऊं कैसे भी करके। और अगर ज्यादा हो रही है तो उसको कम करूं, कम हो रही है तो उसको ज्यादा करूं। पीसीएससी दोनों तरीके से काम करता है। पीसीएससी स्ट्रेसेस बढ़ाता भी है और स्ट्रेसेस घटाता भी है। तो ये मत रखना कि पीसीएससी सिर्फ स्ट्रेसेस कम ही कर रहा है। बॉटम फाइबर की पीसीएससी स्ट्रेसेस कम करता है और स्ट्रेसेस बढ़ा देता है। तो हाँ, ये मतलब जैसे थोड़ा पोस्ट बैलेंस टेंसिंग रखना पड़ता है। पोस्ट टेंसिंग हाँ की वजह से हॉगिंग आती है और टेम्परेचर ग्रेडियंट अगर अप जा रहा है, हाँ, तो दोनों में हॉगिंग वही आ वही। रही है, तो दोनों में बॉटम फाइबर पे मतलब सेम बिहेवियर है, तो स्ट्रेसेस एड ऑन हो जाएंगे उसके अंदर। हाँ, बिल्कुल ऐड ऑन हो जाते हैं। इसलिए तो हमें ये इतने सारे कॉम्बिनेशन बनाने पड़ते हैं कि कुछ नहीं पता हमें कौन सा क्रिटिकल हो जाए। वो दोनों ऐड ऑन हो के हमारा 0.48 0.48 FCK से ज्यादा ना आ जाए। इसलिए ये भी देखना होता है। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि हमें टॉप फाइबर भी चेक करना होता है, इसीलिए हम इतना सारा काम हम करना पड़ता है। वरना तो नॉर्मल दो तीन कॉम्बिनेशन में हमारा क्रिटिकल पता चल सकता था। लेकिन हमें नहीं पता होता कि कौन सा ऐड ऑन हो रहा है, मतलब पता होता है, लेकिन फिर भी ये चीज इसलिए डिफाइन करनी होती है कि ज्यादातर इसमें कमेंट आता है कि भाई मुझे तो सारे लोड कॉम्बिनेशन दिखाओ और हर चीज दिखाओ। तो अगर कोई, ये पूरा डिटेल डिजाइन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि डिटेल डिजाइन में हमेशा एक कॉम्बिनेशन डिफाइन करना पड़ेगा, बहुत प्रॉपर डिफाइन करना पड़ता है, बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि कंसल्टेंट नहीं चाहता कि एक दो कुछ कम कॉम्बिनेशन में काम कर लो। तो ये इसलिए ही डिफाइन कर रहा हूँ मैं कि पूरा समझ में आ जाए सबको, डिटेल डिजाइन जिसको भी अगर किसी को फ्यूचर में करना पड़े तो वो सर इसके एक थ्रू कर सके। सर एक हैं। रिक्वेस्ट है मेरी, आप हम्म। आप ये समझा सकते हैं कि जैसे अपने आउट ऑफ द, जैसे अपन कॉम्बिनेशन बना रहे हैं या कोड में जो दे रहे कॉम्बिनेशन, एक है मिनट ना, रुको, आवाज थोड़ी कम आ रही ना, हेडफोन लगा।
हेलो। हेलो। हाँ आप बोलो, अब आ रही है हाँ, सही। एक्चुअली क्या है सर, जैसे हम जनरली अगर डायरेक्ट रीड करके याद रखने की कोशिश करते हैं ना, जिनको ये कॉम्बिनेशन लगाने हैं, उनको फॉलो करना है, तो कई बार क्या है कि कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं, कई बार हाँ चीज़ें मतलब हाँ भूल जाते हैं, समझ में नहीं आता। तो जैसे आप जैसे लोड हाँ, हो एक जाता है, हो कोड जाता है, में जो जनरली लोड होता है, होता है। कॉम्बिनेशन है, उनके हिसाब से आप हमें केस समझा सकते हैं हाँ कि इस हाँ केस में ये लोड लेंगे। जैसे अपना एक फर्स्ट अपना आ गया कि अपन ने स्टेज वन के अंदर गटर लॉन्चिंग करी है, इसमें स्लैब नहीं डाली। नहीं नहीं, ये लोड सबके लिए ही आएंगे, चाहे तुम्हारा लॉन्चिंग हो या इनिशियल फर्स्ट डे प्री कास्टिंग हो रहा हो, उसके लिए भी वैलिड है ये सब कुछ। ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है हर चीज के लिए। अब जैसे मैंने ना तुम शायद कल याद होगा जब मैंने कंस्ट्रक्शन स्टेजेस कंस्ट्रक्शन बनाई थी। स्टेजेस डिफाइन की थी आपने लोडिंग हाँ, के हिसाब से। कंस्ट्रक्शन स्टेजेस जब मैंने डिफाइन करी थी, एक मिनट, उसमें क्या होता है, मेरे सिर्फ कौन से लोड आएंगे वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती है चीजें। जैसे अब मैं जाता हूँ कंस्ट्रक्शन स्टेज वन में, ठीक है, जब मैं कंस्ट्रक्शन स्टेज वन में हूँ और तुम फोर्सेस देखोगे, तो यहाँ उतनी फोर्सेस आएंगे ही नहीं। यहाँ पे सिर्फ होगा डेड लोड, टेंडन प्राइमरी, एसआईडीएल और अपना ये टेंडन सेकेंडरी। यहाँ पे मेरे लाइव लोड नहीं आएगा, टेम्परेचर नहीं आएगा, क्योंकि ये अभी कास्ट हुआ है, गीला हो सकता है कंक्रीट, और वैसे भी शेड के अंदर रख लेते हैं। ना मेरी विंड लोड आएगी, क्योंकि अभी तक ये अपनी हाइट पे भी नहीं गया है। तो सिर्फ ये हम डेड लोड में और पीसीएससी में ही चेक करते हैं। तो इसका समेशन होता है, ये समेशन दिख रहा है यहाँ पे, समेशन लिखा हुआ है। जब मैं ये समेशन क्लिक करूंगा, तो ये ऑटोमेटिकली जो भी कंबाइन मेरी ओके। स्ट्रेसेस और डायग्राम आ रहे हैं वो दे देता है। इसमें हम चेक कर लेते हैं अपनी स्ट्रेसेस। ये जैसे फर्स्ट स्टेज की चेकिंग हो गई, अब मैं सेकंड स्टेज की चेकिंग भी कर सकता हूँ, थर्ड स्टेज की, फोर्थ स्टेज, ये स्टेज वाइज चेकिंग आपको देनी होती है। और ये डायरेक्ट इनके ग्राफ से ही दे दी जाती है। जैसे मैं बीम स्ट्रेस के ग्राफ में जाऊंगा, यहाँ पे समेशन है, फिर यहाँ लास्ट स्टेप है। अब मुझे देखा बॉटम फाइबर की, इसमें पार्ट वन को सिलेक्ट करना है, क्योंकि पार्ट वन मेरा बॉटम वो है। और मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, ये अब ये देखो बॉटम में आ रहा है, तो ये कंप्रेशन है पूरा पूरा, तो ये मेरा ओके है। मैं इसी का ही स्क्रीनशॉट लेके अपनी डिजाइन रिपोर्ट में लगाऊंगा, मुझे कुछ एक्स्ट्रा से कुछ नहीं दिखाना। और अगर तुम्हें वैल्यू देखनी हो तो वैल्यू तो पे ये चल जाएगी। कॉम्बिनेशन ओवरऑल अपन से अलग जो केसेस अपन बनाएंगे, तो जो अपने हाँ हाँ, कंस्ट्रक्शन स्टेज के अलग से केसेस और बनाएंगे अपन। ये जो बना रहा हूँ मैं, बना रहा हूँ फाइनल के लिए। तुम्हें क्या होगा, एक तो स्टेज वाइज चेक करना पड़ता है स्ट्रेसेस गर्डर के लिए, और एक चेक करनी होती है पोस्ट कंस्ट्रक्शन स्टेज, मतलब जब लाइव लोड, एसआईडीएल और ये सारी चीजें आ जाएंगी, क्योंकि उसमें क्या होगा, उसमें लॉन्ग टर्म के लॉसेस आ जाएंगे। अभी तुम्हारे लॉन्ग टर्म के लॉसेस नहीं आए हैं, अभी सिर्फ शॉर्ट टर्म के लॉसेस हैं। पीसीएससी में सबसे बड़ा खेल जो है वो है लॉसेस का। अब मैं जैसे स्टेज वन में कर रहा हूँ, ठीक है, चेक, इसमें सबसे कम लॉसेस है मेरे पास। क्यों कम लॉसेज है, क्योंकि अभी सिर्फ 14 दिन हुए हैं, कुछ लॉन्ग टर्म में आएगा नहीं। सिर्फ मेरा इसमें क्या है, फ्रिक्शन के लॉसेज होंगे, और अपने एंड इसके होंगे, स्लिप के होंगे, और ये अपने इसके होते हैं फ्रिक्शन के, मेन गवर्निंग करेंगे, ये लॉसेज होंगे। तो लॉसेज बहुत कम होंगे, पीसीएससी की फोर्स ज्यादा होगी, ठीक है, ये अच्छा रिजल्ट देगा। इसमें क्या होगा, मेरा खतरा इसमें ये होता है कि मेरी टॉप स्लैब फेल हो सकती है, टॉप ऑफ गर्डर फेल हो सकता है, बॉटम फेल नहीं करेगा, बॉटम हमेशा बहुत अच्छा रहेगा। अब मैं सेकंड स्टेज में जाऊंगा, यहाँ पे भी मेरा ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो लॉन्ग टर्म के लॉसेस नहीं आएंगे। तो ये जितनी भी स्टेजेस होती हैं इनिशियली, जब तक मैं पोस्ट सीएस में ना जाऊं, या स्टेज 5 तक, क्योंकि स्टेज 5 में याद होगा मैंने लिख दिया है कि वो कहाँ पे आ रही है, वो आ रही है 100 ईयर्स के बाद। जब तक मैं स्टेज 5 में नहीं जाता, तब तक मेरे लॉन्ग टर्म आ ही नहीं रहा है। लॉन्ग टर्म लॉसेस के बाद क्या होगा, मेरी पीसीएससी की 10-15% कैपेसिटी चली जाएगी। इसलिए उसके लिए मुझे ये सारे लोड कॉम्बिनेशन बनाने हैं, क्योंकि मुझे फाइनल तो चेक वही करना है कि 100 साल तक कोई भी ब्रिज में स्ट्रेसेस में कोई चेंज ना आए हमेशा, या फेल ना हो, वो हमेशा कंप्रेशन में रहे, टेंशन नहीं आए बिल्कुल भी। बॉटम फाइबर पे टॉप कंप्रेशन में रहेगा, बॉटम फाइबर दोनों टॉप और बॉटम कंप्रेशन में ही रहेंगे, लेकिन बॉटम में क्या होता है, टेंशन आती है, और टेंशन को रेजिस्ट करने के लिए ही हम अपने पीसीएससी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो यही हमें चेक करना होता है, ये हमें हर स्टेज में चेक करना होता है, और फिर पोस्ट सीएस में चेक करना था। पोस्ट सीएस मतलब सारी कंस्ट्रक्शन स्टेजेस के बाद। तो मैं जो ये लोड कॉम्बिनेशन जितने भी बना रहा हूँ, कॉम्बिनेशन, मैं, ओके, ये स्टेज 2 पोस्ट सीएस में आएंगे। तो ये सारे कॉम्बिनेशन सीएस, पोस्ट सीएस के बाद के हैं, सीएस में नहीं है ये सारे आएंगे ही तब जब मैं पोस्ट सीएस में चला जाऊंगा। ओके,
तो ये आपको, हाँ मैं दिखा भी दूंगा, जैसे स्टेज 1 में चेक करेंगे, स्टेज 2 में, स्टेज 3 में, 4 में, 5 में, पांचों स्टेज चेक होती हैं। फिर उसके बाद वो चेक होता है कुछ सीएस में लाइव लोड और ये सब यहाँ पे जो स्टेज 5 है इसमें जो होगा सिर्फ आपका ये होंगे एसआईडीएल तक होंगे लोड, बाकी नहीं हो रहे होंगे अप्लाई। आया कुलदीप समझ में, ये नहीं और कुछ है? हेलो। यस सर, आ गया सर। मतलब नहीं, मुझे लग रहा है शायद तुम थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होगे, इसलिए कोई इशू नहीं 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 है। सर, इज देयर एनी कंफ्यूजन थोड़ा सा ये था सीक्वेंशियल कि प्री स्ट्रेसिंग देन वी नीड, हाँ, if we have, this is also sequential pre-stressing ना, we have done first piece, in stage 1 we have done, you can see प्री स्ट्रेस 1, सिर्फ उसमें हमने 3 केबल खींची, वो बॉटम की एक केबल खींची, टॉप की। उसके बाद दूसरी स्टेज में हमने 2 केबल खींची है। ये देखो, ये कब खींची है, जब ये मेरा साइट यहाँ पर आ गया, अपने ब्रिज की लोकेशन पर आ गया। पहली केबल खींच दी मैंने साइट के वहीं पे ही कास्टिंग यार्ड में 14 दिन के बाद ही। अब जब इसकी लाइफ हो गई 30 दिन, उसके बाद मैंने दूसरी केबल खींची, क्योंकि उसमें मुझे गर्डर की फुल स्ट्रेंथ यूज कर सकता हूँ। पहली केबल के लिए मुझे फुल स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं थी, कम कम पे भी खींच सकता था, तो गर्डर फेल नहीं होगा। ये दोनों सिक्वेंशियल प्रीस्ट्रेसिंग हम इसमें कर रहे हैं डायरेक्टली एक तरीके से। यही होती है सीक्वल प्रीस्ट्रेसिंग की, एक बार एक केबल खींची, फिर उसके 14 दिन बाद दूसरी खींच रहे हैं, या पहले स्लैब कास्ट कर दी उसके बाद कर रहे हैं, या तुमने स्लैब और एसआईडीएल वो भी क्रॉस गटर कास्ट कर दिया उसके बाद दूसरी कर रहे हैं, या सारी प्रीस्ट्रेसिंग बिल्कुल पूरा गटर कास्ट हो गया उसके बाद कर रहे हैं। लेकिन उसमें क्या होता है कि सेल्फ वेट के लिए और रेजिस्ट करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा रीइंफोर्समेंट देना पड़ता है, इसलिए वो अवॉइड करते हैं कि एक चाहे कुछ भी हो, एक केबल पहले ही खींच लो अपनी कास्टिंग के बाद कास्टिंग यार्ड में, या फिर अगर गर्दर कास्टिंग C2 है तो और अच्छा है कि अपनी स्लैब कास्ट करिए, डायरेक्ट एक साथ कास्ट करो और एज टी बीम की तरह खींच दो। लेकिन हमने यहाँ पे क्या अज्यूम करा है स्टेज 1 में, अगर मैंने दिखाया भी रहा दोबारा दिखाना, जैसे स्टेज 1 में सिर्फ गर्डर है, ये रहा, अभी स्लैब भी कास्ट नहीं है, कुछ नहीं है, कास्टिंग यार्ड में है बस, और कुछ भी नहीं है। ये पॉइंट देख रहे हैं उसके ऊपर जो दिखा रहे हैं, ये स्लैब है जो अभी आई नहीं है। स्टेज 2 में क्या हुआ, हमने दूसरी प्री स्ट्रेसिंग करी। स्टेज 3 में अब मेरा आया ग्रीन कंक्रीट, ये है मेरी ग्रीन कंक्रीट, मतलब कंक्रीट हार्ड नहीं हुआ है, लेकिन उसका लोड आएगा तो उसको सिर्फ गटर से ही रेजिस्ट कराना पड़ेगा, वो अभी टी बीम नहीं बना है। अब स्टेज 4 में वो टी बीम बन गया, और मैंने उसको क्या करा, अपने इसको रिमूव कर दिया ग्रीन कंक्रीट का लोड। स्टेज 5 में क्या करा मैंने, इसको चेक करा एसआईडीएल के लिए और लॉन्ग टर्म इफेक्ट के लिए, और अपने, अब जब कोई सीएस में जाऊंगा मैं, उसमें फिर बाकी सारे भी वो आ जाएंगे। ये आ गया मेरा पोस्ट सीएस, यहाँ सारे लोड आ गए। और तुम्हें अगर अपना इसमें काफी थोड़ा कंफ्यूजन होता है इनिशियली, तो मैं स्टेजेस भी देखूंगे ना, यहाँ पे लोड भी दिखाई देंगे, कौन कौन से लोड अप्लाई हो रहे हैं, क्या क्या चेंज हो रहा है। स्टेज 5 में बस ये लोड हो रहा है अप्लाई, वेट कंक्रीट हट गया। और कौन से में अप्लाई किया था मैंने, ये अप्लाई किया था स्टेज 3 में। अब स्टेज 3 में देखो वेट कंक्रीट था, और पूरे सब कुछ देखना होता है तो हम बेस में रहते हैं, बेस में सब कुछ दिखाई देगा। कुछ भी चेंज करना होता है मॉडल में तो बेस में करते हैं। तो एक बार मैं ये लोड कॉम्बिनेशन खत्म कर देता हूँ, तो उसके बाद बस डिजाइन डिजाइन और ये एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा कंस्ट्रक्शन स्टेज। ये मैंने लोड कॉम्बिनेशन, हाँ यहाँ पे अब हमने ये जैसे 3 यूएलएस के हो गए, अभी ये हमने किसके हिसाब से क्रिएट करे हैं, यहाँ पे हमने दिया हुआ है कॉम्बिनेशन इसका टेंडर सेकेंडरी का 1.1, अब यही कॉम्बिनेशन देना होता है 0.9 का, यहाँ मेंशन भी होगा 0.9 का, देख रहे हो 0.9, अगेन 3 कॉम्बिनेशन होंगे 0.9 के साथ। और फिर आ रहे हैं वो रिलीविंग के 6 कॉम्बिनेशन, जिसमें ये सारे 111 हो गए, 111 और बाकी लोड 1.5 है। ये होता है रिलीविंग के, ये होते हैं हमारे गवर्निंग के। ये कोड में मेंशन है क्लियरली, एवरीथिंग इज मेंशन, ये रहा। अगर आप कोड में देखो, देखो ये रहा, एडिंग टू द इफेक्ट ऑफ वेरिएबल लोड, और वो कहेंगे हाँ, ये रिलीविंग इफेक्ट जो होता है, रिलीविंग इफेक्ट ये होता है कि डेड लोड कम अप्लाई हो रहा होगा, बाकी लोड गवर्न कर रहे होंगे। तो ये ज्यादातर आपका गवर्न करता है जब फाउंडेशन डिजाइन करते हैं, क्योंकि उसमें लेवर आर्म वो बेंडिंग मूवमेंट ज्यादा आ जाता है,
और डेड लोड कम हो जाता है, उसकी वजह से एक्सियल लोड कम हो जाता है कॉलम के ऊपर और पाइल के ऊपर, लेकिन मोमेंट ज्यादा आता है। तो ये हमेशा गवर्न करता है हमारा सब स्ट्रक्चर फाउंडेशन में। लेकिन हमें बनाना चाहिए, जैसा मैंने एक कॉम्बिनेशन ये बना लिया। अब मैं इनको क्या करूंगा, इसको कॉपी कर दूंगा, अगेन कॉपी, इसको कॉपी, इसको कॉपी। इसमें मुझे क्या करना है, बस नाम चेंज करके ULS 4, ULS 5 और ULS 6। अब इसमें बस एक चेंज है। वो क्या चेंज है कि जो इसकी ये है 1.1.9 करना है, 0.9। वैसे ये कुछ गवर्न करेगा नहीं, बस मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि कॉम्बिनेशन यही बनते हैं, इससे अलग नहीं बनते हैं एज पर IRC 11। ये 6 हो गए। अब इन 6 की कॉपी बना के क्या करना है, रिलीविंग इफेक्ट दिखाना है। कॉपी, 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 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ये मेरे क्या हो गए, ये अभी इनको 7 से यहाँ पे क्या करना है, 1, 1, ये सेम ही रहेगा, 1, 1, ये सब सेम रहेंगे, 1, 1, 1, 1, 1, 1। ये सारे ब्रिज के लिए वैलिड हो जाएगा आपका। एक बार कॉम्बिनेशन हमने बना लिए, तो हम कहीं भी यूज कर सकते हैं फिर इन्हें कॉपी पेस्ट अपने, हाँ डायरेक्ट, जैसे हम स्टैंड में कॉपी पेस्ट कर देते हैं इसमें मिडास एडिशन के थ्रू। तो अब ये हो गया एक, ये हो गया अब ULS 1 के, जो मेरा बेसिक है। बेसिक कौन सा है जो मैंने दिखाया अभी, ये हो गए। एक्सीडेंटल नहीं आएगा, क्योंकि एक्सीडेंटल जो आते हैं वो आपके हमेशा पियर पे आते हैं, सबस्ट्रक्चर फाउंडेशन पे आते हैं। एक्सीडेंटल का मतलब ये होता है कोई गाड़ी आके मेरे ब्रिज से टकरा जाए। तो ऐसा केस तब होता है, या तो आप हाइट क्लियरेंस नहीं दे रहे हो ब्रिज की, 5.5 से कम दे रहे हो, तो तब आता है एक्सीडेंटल कॉम्बिनेशन। और एक्सीडेंटल लोड अगर वो नहीं है तो अपना यही, उसकी जरूरत नहीं है। अब दूसरा आता है सीज्मिक। अब सीज्मिक में देखोगे आप, तो सीज्मिक में क्या है, 1.35 तो है ही है, इसमें रिलीविंग भी है, 1.75 भी है, लेकिन इसमें क्या होता है, लाइव लीडिंग, ये लाइव लोड जो होता है एकम्पनिंग लोड आ जाता है, बस 0.2 बचता है लाइव लोड। और और कोई लोड नहीं आता, ना मेरा विंड आएगा, ना मेरा, और टेम्परेचर आ जाएगा 0.5। तो 0.2, 0.5 और 1.35, एक इसका गवर्निंग का, एक रिलीविंग का। तो दो अपने ये बनते हैं सीज्मिक के। और 1 जो सीज्मिक का मेन आएगा वो 1.5 आएगा, ये लिखा है ना, हाँ ड्यूरिंग सर्विस 1.5। कंस्ट्रक्शन की जरूरत है नहीं अभी इसमें, जो कि 0.75 लेना होता है, तो उसकी नहीं है इतनी ज्यादा। तो इसके दो कॉम्बिनेशन इसके भी बना देते हैं अपने सीज्मिक के। सीज्मिक 1, बेस्ट तो ये रहेगा कि इसको मैं कॉपी कर लूँ, 1 मिनट, डिलीट, एक इसको उठाओ, कॉपी करो, मेंशन कर दो सीज्मिक 1। और यहाँ पे क्या होगा, ये तो सेम रहेंगे, ये भी सेम रहेगा, सब सेम रहेगा, बस चेंज कहाँ आ रहा है, लाइव लोड कितना हो गया, 0.2, विंड लोड आएगा नहीं तो 0, और फिर कितना, 0.5। अब ये बनेगा एक इसका, हाँ एक इसका रिलीविंग भी बनेगा। ओके, इसमें सीन में 2 लिख लो, कॉपी करके,
2 और इसका क्या करो, यहाँ पे चेंज कर दो 0.9। अब इन दोनों को कॉपी कर लो, और इसको नाम दे दो सीजनिक 3, और इसको नाम दे दो सीजनिक 4। और इसमें क्या चेंज करना है, जो मेरा एस आई डी एल तो यही रहेगा, ये भी यही रहेगा, इसको 1 कर दो, 1 1 1 1 1 1। तो ये मेरा सीजमिक के हुए। अब क्या करो, एक यूएलएस का एनवलप बना लो, सीजमिक प्लस एनवलप, सीजमिक प्लस यूएलएस। यहाँ एनवलप पे क्लिक कर दो, और अगेन इसको पहले वाले को सिलेक्ट करके जैसे मैंने ये बनाया। अब शॉर्टकट मेथड, शीट फॉर्म में जाओ, इसमें बॉटम में आओ, copy this from this, okay, not taking, so you just need to copy this। ये हमारा नॉर्मल फॉर्म में कॉम्बिनेशन बन गया यूएलएस। तो ये हमारे डिफाइन होगा यूएलएस। अब हमें चाहिए एसएलएस। तो एसएलएस जैसे हमारे क्या थे, याद होगा, ये हमारा रेयर का है। तो रेयर में देखोगे, इसमें रिलीविंग इफेक्ट कोई नहीं आता, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो डेड लोड की ऐसे 1, एस आई डी एल 1.2, बाकी रिलीविंग भी देखो 1 ही है, तो कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन अब इसमें ये चेंज हो जाते हैं, ये वाले, ये 1 हो जाता है लीडिंग में, और एक्कम्पनिंग में 0.75 हो जाता है, ये 1। तो पहले सबसे पहले बना लेते हैं एक रेयर का। ये इंपॉर्टेंट होता है, इससे अच्छा एक कॉपी कर लो, थोड़ा तो सही रहता है, टाइम बच जाता है। delete this, delete, इसी को ही ले लो कॉपी, और इसको मेंशन कर दो रेयर 1, रेयर 1। और यहाँ क्या मेंशन करना है, ये सेम रहेगा, लेकिन ये हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 1.2। टेंडेंस सेकेंडरी इतना ही रहेगा, ये भी इतना ही रहेगा, ये लेकिन 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लाइव लोड का कितना 1 आ रहा है, और बाकी इसमें कितना आ रहा है कंपनी का 0.6, 0.6। लेकिन इसमें एक चीज और आएगी, वो आ जाएगी टेंडन प्राइमरी। तभी तो मुझे स्ट्रेसेस पता चलेंगे, टेंडन प्राइमरी, और ये कितना आएगा 1.1। इसको नोट करूंगा, ओके। तो ये मेरा एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा रेयर 1 का। अब ऐसे ही मुझे बनाने, अब इसमें रेयर में मेरी स्ट्रेसेस चेक होंगी, ये जो रेयर बना रहा हूँ, तो इसको कॉपी अगेन, और एक और कॉपी, तो रेयर 2, रेयर 3। अब इसमें क्या चेंज करना है, जो मेरा लाइव लोड था वो कितना हो जाएगा 0.75, और इसको लीड कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1। अब इसमें लाइव लोड कितना हो जा रहा है 0.75, और टेम्परेचर को लीड करा के 1। अब इन्हीं की एक और कॉपी बनानी पड़ेगी, क्योंकि अभी हमने क्या दिया, 1.1 के कॉम्बिनेशन दिए प्री स्ट्रेसिंग में। कॉपी, तो रेयर, रेयर 4, 5,
0.6, लेकिन अब हमें चेंज क्या करना है, बस इसको कर देना 0.9 और इसको कर देना 0.9, ये भी 0.9. Generally, these are the combination which will going to govern 0.9. But sometimes a top slab also goes into tension or compression. तो ये मेरे रेयर के हो गए. अब हम वापस आते हैं इसमें. तो ये रेयर के हो गए. रेयर में क्या चेक करते हैं हम, स्ट्रेसेस. अब मेरा फ्रीक्वेंट का है. फ्रीक्वेंट में क्या चेक करेंगे हम, रिमेम्बर एनीवन? हेलो हेलो हेलो. सर सर नहीं दूर सब तो है तो सही. तो उसका याद है फ्रीक्वेंट में क्या, हाँ डिफ्लेक्शन. तो फ्रीक्वेंट में डिफ्लेक्शन करते हैं और क्वासी परमानेंट में क्रैक. अब इसमें भी देखो कुछ ज्यादा चेंज नहीं है, सेम कॉम्बिनेशन है. सिर्फ फर्क क्या हो रहा है, इसमें हम लीडिंग में क्या आ जा रहा है 0.75 और एकम्पनिंग में आ जा रहा है 0.2, और लीडिंग में आ रहा है 0.6, एकम्पनिंग आ रहा है 0.5. तो थोड़ा और लोड रिड्यूस कर दिया बस. तो ये 6 के 6 यही होंगे कि इनको ही कॉपी करना होगा. कॉपी. बस चेंज कर देंगे हम अपने हिसाब से इनको थोड़ा, और इसको मेंशन कर देंगे फ्रीक्वेंट के नाम से. फ्रीक्वेंट 1. थ्री 4 5. अब इसमें क्या हो रहा है, लीडिंग में क्या हो जा रहा है, ये हो जा रहा है 0.75, बाकी ये दोनों 0.5 0.5. अब ये अगर उसमें जा रहा है अपना, तो ये 0.2 हो जाता है, बाकी ये 0.5 0.6 0.5. अगेन लाइव लोड कितना हो जाएगा, 0.2 0.5 0.6 0.6. इसमें अगेन 0.75 0.5 0.5. इसमें अगेन 0.2, ये मेरा लीडिंग है तो 0.6, ये 0.5. ये मेरा लीडिंग का तो 0.6 0.5 0.2. ये मेरे फ्रीक्वेंट के भी हो गए. अब मुझे आखिरी क्या बच रहा है मेरा, क्रैक विड्थ का क्रिएट करना तो कर लो, वैसा तो आती है नहीं. तो इसमें क्रैक विड्थ में क्या होता है, कुछ नहीं आता है, सिर्फ टेम्परेचर आएगा और ना लाइव लोड आएगा ना विंड आएगा. सिर्फ डेड लोड आते हैं और अपना टेम्परेचर आ जाता है. तो इसको क्रिएट कर लेते हैं हम, इससे ही ले लेते हैं. तो इसके दो बनेंगे बस फैक्टर, क्वासी परमानेंट 1. इसमें क्या है, डेड लोड 1 रहेगा, SIDL 1.2 रहेगा, टेंडन सेकेंडरी आएगा, क्रीप सेकेंडरी, ये सब तो आएंगे ही आएंगे. लेकिन लाइव लोड क्या है, 0. विंड लोड कितना है, 0. टेम्परेचर 0.5 है. टेंडन प्राइमरी आएगा ही आएगा. तो कॉपी दिस अगेन, क्वासी परमानेंट 2. और इसमें क्या होगा, ये सब सेम रहेगा, लेकिन ये जो हो जाएगा 0.9 और ये भी हो जाएगा 0.9. तो अब मेरे ये SLS के बन गए. आप क्या करना है, सिंपल इनके एनवलप बना लेते हैं. एक रेयर का एनवलप, रेयर एनवलप, क्लिक ऑन दी एनवलप. तो यहाँ रेयर ऐड कर दो सारे. और एनवलप किसका बनना है, फ्रीक्वेंट का एक एनवलप बनेगा. मैं एक बार यहाँ से ऐड कर देता हूँ ये रेयर का. ये जैसे रेयर है
अब आप इसमें वन को ढूंढना पड़ेगा हमें जरा। थोड़ा सा ये रहा रेयर, तो वन, 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 वन। नॉर्मल फॉर्म में आके आप किसका बना दो, फ्रीक्वेंट का। What is happening? Nothing is happening. Frequent envelope, और एक एनवेलप किसका बनेगा, क्वासी का। इसको स्प्रेडशीट फॉर्म में जाके, तो एक हम बना रहे हैं वेयर का क्वासी एनवेलप, क्वासी एनवेलप। दिस इज नीड टू बी वन, और ये वन, वन, वन। क्लोज दिस नॉर्मल फॉर्म में। अब देखो यहाँ सारे एनवेलप बन गए। एक काम और करते हैं, जो मेरा ये है इसको उठा के ले आओ बिल्कुल नीचे, तो मेरे सारे एनवेलप एक साथ हो गए। अब हमें मॉडल रन कराने की जरूरत नहीं है। जैसे ही मैं इसमें जाऊंगा फोर्सेस, बीम डायग्राम, कोई सी एस में, यहाँ मेरे सारे लोड कॉम्बिनेशन अपने आप आ जाएंगे। ये देखो, ये रहा मेरा रेयर का एनवेलप, ये मेरा फ्रीक्वेंट का, यूएलएस का, और कॉसी का। तो सारे एनवेलप आ गए। मुझे यूएलएस में देखना हो सीधी ऑल, तो ये है मेरी हाईएस्ट बेंडिंग मोमेंट, यहाँ आ रहा है। तो ये बहुत फायदा होता है अपना मिडास में थोड़ा लोड कॉम्बिनेशन में। अदरवाइज अगर तुम किसी और सॉफ्टवेयर में अपना काम करके देखा होगा, थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाता है, वो भी उसमें भी हो जाता है। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से टूल्स में जाके एमसीटी कमांड से यहाँ से अपने लोड कॉम्बिनेशन कॉपी भी कर सकता हूँ। हम जब नेक्स्ट मॉडल बनाएंगे उसमें करेंगे इसके से। तो ये अब तक अंडरस्टैंडेबल है। हेलो, एनी डाउट इन दिस? हेलो, गेटिंग माई वॉइस और नॉट? हाँ यस सर। ओके, क्लियर है। क्योंकि अब हमें कुछ नहीं करना है। मैं इसमें अब एक चीज क्या बताऊंगा, एक बार कंस्ट्रक्शन स्टेजेस दोबारा बता देना हूँ। हमने क्या करा है, कंस्ट्रक्शन स्टेजेस डिफाइन करने के लिए क्या होता है, कल जैसे काफी लोग नहीं थे, दो लोग नहीं, हाँ दो ही लोग थे। तो इसमें क्या था, स्टेज वन में मैंने डिफाइन करा, यहाँ क्लिक करो। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है, तो ग्रुप बनाने होते हैं। तो उससे पहले जैसे यहाँ पे जाओगे, इसमें आ जाओ, वो प्री प्रोसेसिंग में, ये प्री प्रोसेसिंग है, पोस्ट प्रोसेसिंग। जब यहाँ क्लिक करोगे, ये वर्क का तो समझ में आ गया सबको। लेकिन यहाँ एक ग्रुप का टैब होता है। एक, जैसे मेरा एक स्लैब का ग्रुप है, एक गर्डर का ग्रुप है, और एक बाउंड्री कंडीशन के लिए मैंने ये नोट लिए हुए, और ये टेम्परेरी बीम जो बनाई थी ये लिया हुआ है। तो ये ग्रुप हमें बनाने बहुत जरूरी होते हैं। फिर एक बाउंड्री ग्रुप है, टेम्परेरी में मैंने टेम्परेरी बेयरिंग का एक ग्रुप बनाया था। फिर परमानेंट बेयरिंग के ये सारे हैं। फिर मेरे लोड ग्रुप थे, लोड ग्रुप में जैसे सेल्फ वेट में मैंने सेल्फ वेट को डाल दिया, ग्रीन कंक्रीट में ग्रीन कंक्रीट में, एसआईडीएल में मैंने एसआईडीएल को। प्री स्ट्रेस वन में मैंने क्या डाला है, सिर्फ फर्स्ट प्री स्ट्रेसिंग, और सेकंड में सेकंड और थर्ड केबल्स। ग्रीन कंक्रीट कहते हैं आपका जब कंक्रीट वेट होता है, जब वो हार्ड नहीं होता है। क्योंकि वो उसमें उस टाइम पे वो हार्ड नहीं हुआ होता, तो गडर ही सारा लोड ले रहा होता है। उस टाइम पे वो टी गडर नहीं बना होता। तो उसको हम एक ट्रांजिशन स्टेज भी कह सकते हो आप, या ग्रीन कंक्रीट को एक तरीके से वेट कंक्रीट भी कहते हैं। और जब तक वो उसको परमानेंट उसकी स्ट्रेंथ नहीं मिलती है, वो 2-3 दिन लग जाते हैं, मिनिमम 3 डेज का मान के चलते हैं कि
कंक्रीट को टाइम लगेगा हार्ड होने में, लेकिन कहीं कहीं जहाँ पे ये हॉट एनवायरनमेंट होते हैं, जैसे अपने इंडिया में तो ज्यादातर नॉर्थ को छोड़ के बाकी सब तो हॉट ही रहता था, तो वहां से काफी जल्दी रैपिड हार्डनिंग हो जाती है, एक दिन में भी थोड़ी स्ट्रेंथ ले लेता है। लेकिन हम तब तक उसको अज्यूम करते हैं ग्रीन जब तक हम अपनी शटरिंग ना छुटा लें, या 14 डेज या 7 डेज तक तो मिनिमम हम मान के चलते हैं कि वो अभी कंपोजिट नहीं बनेगा और उसे टाइम लग जाएगा। तो उसका लोड अप्लाई करते हैं और हटाते भी हैं, लगाते भी हैं। तो ये हो जाते हैं मेरे ग्रुप। इन्हीं ग्रुप के हिसाब से कंस्ट्रक्शन यहाँ से भी ओपन कर सकता हूँ, या लोड में जाके कंस्ट्रक्शन से डिफाइन क्लिक करके आप पहले स्टेज पे मतलब ऐड करके आप क्लिक बना सकते हो। स्टेज नाम देना होगा स्टेज 1। अब इसमें ये होती है ड्यूरेशन कब तक चलेगी, उससे पहले यहाँ पे डिस्कस करना होता है, ये मेन टैब होता है। सबसे पहले होता है एलिमेंट, बाउंड्री, लोड। तो मुझे क्या एक्टिवेट करना है, पहले स्टेज में गर्डर एक्टिवेट करने हैं, और इनकी एज कितनी हो जानी चाहिए, यहाँ पे 14 दिन के हो जाने चाहिए, तब ये जाके एक्टिवेट होंगे। इसका मतलब होता है एक्टिवेशन स्टेज कि 14 दिन पहले ही हो चुके हैं, कि 14 दिन की उनके पास स्ट्रेंथ आ चुकी है, और ड्यूरेशन लिख दी मैंने 14 दिन। 14 दिन ये और अपनी स्टेज चलेगी, तो 14 + 14 ये अपने आप ही 28 हो जाती है। और इसमें क्या है, बाउंड्री एक्टिवेट करी मैंने टेम्पररी, और लोड कौन से अप्लाई करे, सेल्फेट आएगा खुद का उसका, और प्रीस्ट्रेस 1 कि 14 दिन बाद मैं प्रीस्ट्रेसिंग कर रहा हूँ अपने कास्टिंग यार्ड में, और वो उसकी जो अपना टाइम लेगी वो 14 दिन लेगी। तो जब नेक्स्ट स्टेज आएगी तो मेरे गटर के पास अपने आप ही ये होंगे 28 दिन पहले ही कंप्लीट हो चुके होंगे द नेक्स्ट स्टेज में। अब जैसे मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, सेकंड स्टेज में आया, तो सेकंड स्टेज में मुझे कोई एलिमेंट एक्टिवेट नहीं करना, क्योंकि मैं पहले ही एक्टिवेट कर चुका हूँ। एक चीज अगर तुमने एक्टिवेट कर दी, वो दोबारा एक्टिवेट नहीं करते हैं कंस्ट्रक्शन स्टेज में। बाउंड्री भी कुछ एक्टिवेट नहीं करूंगा, बस लोड में क्या करा, अब इसको मैंने जैसे फर्स्ट डे ही प्री स्ट्रेस चालू कर दी, तो ये भी मेरी 14 दिन चलेगी, मान के चलो 14 दिन चले, या 10 दिन में, या 2 दिन में खत्म करते हैं, लेकिन हम एक अजम्पशन ले लेते हैं प्री स्ट्रेसिंग का कि थोड़ा टाइम लग जाएगा, या 7 दिन में चले। ये सिर्फ स्टेज होती है कि इतने दिन मेरी प्री स्ट्रेसिंग चलेगी। तो 28 दिन बाद कर रहा हूँ सेकंड प्री स्ट्रेसिंग। सेकंड प्री स्ट्रेसिंग में क्या है, वो खुला हुआ है, हाँ इसमें बताता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, पहले सबसे पहले 3 नंबर केबल को प्री स्ट्रेस कर रहा हूँ 14 दिन के बाद, 1 और 2 प्री स्ट्रेस कर रहा हूँ 28 दिन के बाद। तो ये दोनों या तो आप कास्टिंग यार्ड में भी कर सकते हो, या अपने गटर को अपने सपोर्ट पे लाके, या फिर अपनी जहाँ पे, अगर मैं सपोर्ट पे लेकर आऊंगा तो मुझे एक टेम्पररी चेक देना पता है, उसे कहते हैं लिफ्टिंग चेक। उसमें मुझे दिखाना पड़ेगा कि गटर फेल नहीं करेगा एडुकेट रीइंफोर्समेंट के हिसाब से। अगर आप कास्टिंग यार्ड में कर रहे हो, तो जैसी पहली प्री स्ट्रेसिंग हुई वही मेरा सल्फेट रेजिस्ट कर लेगी, तो उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा स्टील की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए ये समझाना चाह रहा था कि ये चीज होती है कि अगर आप कास्टिंग यार्ड में कर रहे हो, या फिर कहीं ऐसा होता है बहुत सी जगह ब्रिज के आसपास ही कास्टिंग कर देते हैं, जमीन के ऊपर ही जो खाली स्पेस होता है, और वहीं पे ही पहली प्री स्ट्रेसिंग कर लेते हैं। या फिर अगर आपको नहीं करनी वहां पे बॉटम में प्री स्ट्रेसिंग, तो सिंपल है कि आपको रीइंफोर्समेंट थोड़ा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, जो कि लिफ्टिंग के टाइम पर रेजिस्ट करेगा बेंडिंग। तो मैंने अज्यूम कर लिया कि मेरी, या तो अज्यूम कर लो कि दोनों ही प्री स्ट्रेसिंग हो रही है अपनी कास्टिंग यार्ड में। उसके बाद ये लिफ्ट करके गर्डर आ गया। थर्ड स्टेज में क्या करा, अपनी पोजीशन पे आ गया, मैंने कास्ट कर दी अपनी स्लैब। तो पहले दिन ही जैसे स्लैब एक्टिवेट हो गई, और इसकी ड्यूरेशन चल रही है 14 दिन के लिए। तो और इसमें लोड में जाओगे तो एलिमेंट मैंने एक्टिवेट करे पहले स्लैब के पहले दिन ही, बाउंड्री में कोई चेंज नहीं। लोड ग्रीन कंक्रीट का एक्टिवेट कर दिया। अब स्टेज 4 में क्या होगा, स्लैब मेरी हार्ड हो गई, मतलब कंक्रीट हार्ड हो गया 14 दिन बाद। उसमें क्या होगा, कोई चेंज नहीं एलिमेंट में बाउंड्री में, लेकिन लोड में क्या करूंगा मैं, ग्रीन कंक्रीट को रिमूव कर दूंगा, क्योंकि वो अब हार्ड हो चुकी है। अब वो किसका पार्ट हो चुकी है, कंपोजिट का। अब उसी के हिसाब से फिर फिफ्थ स्टेज में क्या करा, एलिमेंट पहले ही एक्टिवेट थे, बाउंड्री चेंज कर दूंगा, परमानेंट को एक्टिवेट कर दूंगा, और टेम्पररी को डिफॉर्म कर दूंगा, डीएक्टिवेट कर दूंगा। और लोड में एसआईडीएल एक्टिवेट कर दूंगा, और ये कब तक चलेगा मेरा ड्यूरेशन, जब तक है जान। तो ये चलता रहेगा 100 साल तक। ये हो गया मेरा फिफ्थ। 5 स्टेजेस होती हैं, लेकिन अब इसके हिसाब से क्या होता है, मुझे कंपोजिट प्रॉपर्टी भी अलग करनी होती है, तो वो होती है इस बटन के थ्रू। इसे कहते हैं कंपोजिट सेक्शन फॉर कंस्ट्रक्शन स्टेजेस। यहाँ पे मैंने ये सेक्शन डिफाइन करे होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे जाऊंगा
नया कोई सेक्शन बनाना चाहता हूँ या फिर कुछ भी, तो यहाँ से करता हूँ। जैसे मैं पहला सेक्शन दिखा देता हूँ। इसमें मिड बीम का ये है, ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है, इसलिए उसमें हमें पार्ट 1 पार्ट सेलेक्ट करना पड़ता है जब हम स्ट्रेसेस देख रहे होते हैं। ये यहाँ से करना होता है कि आप कौन सी स्टेज में कंपोजिट बना रहे हो। तो मैं थर्ड स्टेज तक तो वो गर्डर था, ग्रीन कंक्रीट आया। फोर्थ स्टेज के बाद कंपोजिट हो रहा है, तो यहाँ पे अगेन कि ये पहली स्टेज में तो अपना गर्डर चल रहा है, लेकिन फोर्थ स्टेज में ये कंपोजिट हो जाएगा। तो ये इन सबको डिफाइन करना पड़ता है, और यही चीज जो होती है मैं यहीं पे दिखा रहा था आपको कि जो फर्स्ट स्टेज है सिर्फ गर्डर है, स्लैब नहीं है। सेकंड स्टेज अगेन गर्डर है, स्लैब नहीं है। थर्ड स्टेज में मेरी ग्रीन कंक्रीट आ गया, स्लैब आ गई। फोर्थ स्टेज में फिर मेरी ये आ जाएगी। अगर आप थर्ड स्टेज में रहोगे और खाली गर्डर देखोगे तो गर्डर के ऊपर स्लैब नहीं। अब जैसे ही मैं फोर्थ में आऊंगा तो ये देखो स्लैब दिख रही है इसके ऊपर, ये स्लैब आ गई, तो ये आ जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। ऐसे करके हम कंस्ट्रक्शन स्टेजेस बनाते हैं। लोड कॉम्बिनेशन बना लिए हैं, सब काम खत्म हो गया है। अब बचता है बस इसमें हम थोड़ा रीइंफोर्समेंट देंगे। जो नॉमिनल रीइंफोर्समेंट होता है वो मैं दिखा भी देता हूँ एक बार। कहाँ से, अगर प्रॉपर्टी में जाके सेक्शन मैनेजर, यहाँ रीइंफोर्समेंट आता है, तो मैं इसमें रीइंफोर्समेंट दे के फिर हम इसके ऊपर डिजाइन करना है कि प्रॉपर। फिर हम चेक करेंगे। जैसे अब इसमें क्या होता है, गर्डर को एक L/2 लोकेशन पे चेक कर लेते हैं, एक सपोर्ट लोकेशन पे, एक टेपर्ड वाली लोकेशन पे। तो 3 लोकेशन काफी होती है हमारे डिजाइन चेक के लिए, आपको देना है तो अब तक कोई डाउट ये, अगर किसी को हो तो कोई पूछ सकता है। तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसका डिजाइन खत्म कर लेंगे, क्योंकि अभी आपको यही समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। और मैं इसकी, हाँ यस, ओ माय यस गॉड, सर। फाइनली। सर एक्चुअली जो अभी आप एक्सप्लेन कर रहे थे कास्टिंग सितु में, लाइक हियर वी गो फॉर द लॉन्गिट्यूडनल गर्डर, उसके बाद वी गो फॉर द क्रॉस गर्डर, उसके बाद स्लैब करते हैं। और नहीं नहीं नहीं, स्लैब और लॉन्ग क्रॉस गर्डर एक साथ कास्ट कर दो ज्यादातर, क्योंकि वो होता है कास्ट इन सीटू प्रोसेस। हाँ हाँ, मतलब हाँ, हाँ वही, मतलब अब कंटिन्यूस तो नहीं होता, मतलब फर्स्ट हम वो करके नहीं फिर कंटिन्यूस भी कर करते हैं। सकते हो। अगर कंटिन्यूस करना है हाँ। तो उसमें क्या करना होगा, मैं फिर ये नहीं दूंगा। यहाँ पे मैंने अलग किया है ना, ये हम्म इसको अलग नहीं करूंगा। मैं मान लूंगा मेरा गटर एक ही बार में कास्ट हो गया, वो तो और आसान होता है मेरे लिए। मेरी हाँ। कंस्ट्रक्शन स्टेजेस भी कम हो जाएंगी। मैं ये 4th कंस्ट्रक्शन स्टेज रिमूव कर दूंगा, 3 में काम मेरा 4 कंस्ट्रक्शन स्टेज में काम हो जाएगा। फिर हाँ, मेरा कोई ग्रीन कंक्रीट आएगा ही नहीं, वेट आएगा कंक्रीट ही नहीं, right। एक साथ ही कास्ट हो रहा है, वो टी बीम बन जा रहा है। तो हम यहाँ पे और हाँ, मेरी पहली स्टेज से ही टी बीम रहेगा वो, मतलब नॉर्मल बीम नहीं बिहेव करेगा वो, अच्छा। क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है, सिर्फ आई बीम है, टी बीम नहीं है। हम्म उसकी कैपेसिटी कम होती है हम्म आई बीम की, हम्म समझ रहे हो। इसलिए इसकी चेकिंग में, तो इसलिए हमें हर स्टेज में चेक करना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम एक साथ पूरा कास्ट कर दोगे तो मुझे हर स्टेज में चेक करने की जरूरत नहीं है। मैं डायरेक्ट फाइनल पोस्ट सीएस में चेक करूंगा बस। हम्म। पूरा एक साथ तो नहीं होता, मतलब लॉन्गिट्यूडनल करके उसके बाद उसको डंडी को पूरा स्ट्रेट करके उसका क्रॉस के साथ हाँ स्लैब कर लेंगे। हाँ, तो वो तो हाँ, कर सकते हैं, वो तो हाँ। ठीक है। तो स्टेज 1 हो गया अपना लॉन्गिट्यूडनल, स्टेज 2 हो हाँ, गया क्रॉस एंड स्लैब, राइट। नहीं नहीं, स्टेज 2 हो गया पीसीएस, वो प्री स्ट्रेसिंग। प्री अच्छा। स्ट्रेसिंग की भी तो एक स्टेज आएगी ना। हाँ, प्री स्ट्रेसिंग, हाँ। फिर यहाँ पे दो तरीके के, एक तो क्या मैंने होता है क्या कर, हाँ हम्म, बताओ, कि बताओ बताओ। इनिशियली लाइक आप कास्ट करते हो ऊपर ही, हाँ राइट। तो हाँ, कट ये, वगैरह का प्रॉब्लम है तो जल्दी से, हाँ कभी काल तो ऐसा होता है हाँ कि आप आज कास्ट किए हो, 2-3 दिन में हाँ नहीं हुआ, एंड यू हैव टू लाइक डू द प्री स्ट्रेसिंग एटलीस्ट कुछ हाँ टेंडर का। हाँ, हाँ, हो सकता है, कर सकते हो। राइट। उसमें डिपेंड करता है कि एक तो आपको एक होती है रैपिड हार्डनिंग, मतलब कंक्रीट कैसे उसको वो कर रहे हो आप, उसका वाटर रिमूव हो रहा है। क्योंकि हाँ। मेन बेसिकली ये होता है, हम जो हमें ठंडा करना होता है, वाटर भी रिमूव हो और कंक्रीट की स्ट्रेंथ भी ना जाए। इसलिए हम क्योरिंग भी करते रहते हैं कि राइट, हार्ड भी होता रहे। तो कुछ मेथड है अवेलेबल, जैसे एक बॉइलिंग का होता है, शायद स्टीम स्टीम क्योरिंग कुछ होता है, स्टीम स्टीम के क्योरिंग। थ्रू। हाँ, स्टीम के थ्रू 3 दिन में हमारा गर्डर हार्ड हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, जब मैं केबल की प्रॉपर्टी यहाँ पे पीसीएससी की जब जाऊंगा मैं लोड में, यहाँ पे होता है ये होता है मेरी टेंट, मैंने आपको दिखाई दी टेंडेंट प्रॉपर्टी, जी। ये जैसे मैंने अभी यहाँ डिफाइन करी है। अब इसमें ये रहेगा इंटरनल एक्सटर्नल, लेकिन यहाँ पे एक चीज होती है टेंडेंट एरिया केबल
वन मोमेंट स्टीम रैपिड हैंडलिंग। हाँ, एक तो यहाँ पे नहीं हो रहा, कंक्रीट की उसमें है वो, एक मिनट, इसमें है, किसमें, अपनी प्रॉपर्टीज में क्रीप और श्रिंकेज की प्रॉपर्टीज में है शायद, या उसमें है। एक तो ये हो जाएगा, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट हो जाएगा ये। हम्म और यहाँ पे एज ऑफ कंक्रीट इन द बिगिनिंग ऑफ श्रिंकेज मैं एक पहले डे से ही चालू कर दूंगा, हम्म ये चीजें चेंज करनी पड़ेंगी। हम्म और फिर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में तो शायद कुछ नहीं आएगा, मतलब कुछ चीजें हैं यहाँ डिफाइन। हाँ, नॉर्मल सेटिंग की जगह रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, तो ये हम्म चीजें होती हैं जो मैं चेंज करता हूँ। जैसे अब जैसे बहुत ज्यादा जहाँ पे माइनस टेम्परेचर रहता है, ठीक है, हम्म वहां पे क्या होता है, स्लो सेटिंग सीमेंट होता है। हम्म तो यहाँ पे ये थोड़ी ग्राफ में चेंज आ जाता है हल्का बहुत, तो उस हम्म हिसाब से मेरे लॉसेस और बाकी कंक्रीट का बिहेवियर चेंज हो जाता है। हम्म और पीसीएससी में भी कहीं तो मेंशन था, मैं वो देखना चाह रहा हूँ। टेंडेंट प्रॉपर्टी में नहीं है, प्रोफाइल में तो कुछ होता ही नहीं। शायद हाँ, इन दोनों में तो करते थे ये चेंज, इसमें भी मैं देख रहा था कि कई मेंशन तो केबल हाँ, ये तो यही रहेगा, नहीं इसमें नहीं जरूरत है, हम उसी में ही कर देंगे। रिलैक्सेशन में कुछ है क्या साइड में जो हाँ नॉर्मल नॉर्मल हाँ जो है वहाँ पे? हाँ हाँ, ये हो जाएगा लो, ये तो रिलैक्सेशन कोफिशिएंट होता है, हाँ वैसे तो नॉर्मल ही रहता है ये। ओके ओके नहीं नहीं, इससे नहीं, हाँ ठीक है, इसी के हिसाब से कर सकते हो। तो इसमें क्या होता है, मेन पीसीएससी में क्या होता है हमारे इंपॉर्टेंट, कंक्रीट को कितनी स्ट्रेंथ मिल रही है। हम्म अगर हम 3 दिन बाद भी प्री स्ट्रेसिंग कर रहे हैं तो कंक्रीट को कुछ स्ट्रेंथ मिलती है 3 दिन बाद, कोड वो डिफाइन भी करता है कि हम्म हाँ कितनी मिल जाती है, आईआरसी 112 क्लियर उसमें है फॉर्मूले गिवन, उसके राइट थ्रू हम राइट कैलकुलेट भी कर सकते हैं। हम्म लेकिन स्टीम क्योरिंग के थ्रू शायद काफी ज्यादा मिल जाती है, अपनी 70% या 80% अचीव हो जाती है, मुझे एक्चुअली ध्यान नहीं है, एक जगह हम्म किया था तो मैं, ध्यान नहीं आ रहा, वो पढ़ना पड़ेगा एक बार को। उसके ओके थ्रू भी कर सकते हो। अगर आप नॉर्मली करना चाह रहे हो तो क्या होता है कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टेज में आपको 3 दिन लिखना पड़ेगा कि हम्म 3 दिन बाद एक्टिवेट हो जा रहा है और मैं प्री स्ट्रेसिंग कर दी हूँ, और हम्म वो कब तक चलेगी, जैसे अगली प्री स्ट्रेसिंग कब तक करनी है, यहाँ पे उतने डेज मेंशन करने पड़ेंगे कि अगली, अगर मैं हम्म 7 दिन बाद करने वाले हैं हम, तो 7 दिन हम्म मेंशन करेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेज में ये ऑटोमेटिकली 7 + 10 लेके 10 दिन बाद प्री स्ट्रेसिंग कंसीडर करेगा। तो ओके उसमें क्या होगा कि जो आपकी स्ट्रेसेस आएंगी और लॉसेस आएंगे वो तो पता चल जाएंगे, लेकिन जो कंक्रीट की लिमिट आएगी कि मुझे एफसी के कितना लेना है, वो हम्म एक बार कोर्ट से रेफर कराना पड़ता है कि 3 दिन बाद अगर मैं हाँ वो अपना क्या हुआ है जी कितनी स्ट्रेंथ आ रही है मेरी, फिर हम्म 7 दिन बाद कितनी आ रही है, और 14 दिन बाद कितनी आ रही है, हम्म और फिर 28 दिन बाद तो मिल ही जाती है। जैसे 14 दिन बाद शायद 90 आ जाती है, 7 दिन बाद 60 समथिंग आती है, और 3 दिन बाद आती है करीब अराउंड मे बी 40 या 50 के आसपास आती है, क्योंकि 7 दिन बाद 60 आ जाती है, ये रिमेम्बर है, और हम्म 14 दिन बाद 90 आ जाती है। अच्छा तो ये तो हम्म स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट रहता है इसी, हम्म क्योंकि आपकी जो लिमिट होती है ना, वो क्या होती है टॉप स्लैब की, वो होती है 0.48 एफसी के, हम्म कंप्रेशन की लिमिट। राइट टेंशन तो रहेगा ही रहेगा, बॉटम फाइबर तो सेफ है, लेकिन फेल क्या करता है इन चीजों में, फेल करता है टॉप फाइबर। अगर हम्म टॉप फाइबर की वजह से हमें ये कंक्रीट को थोड़ा वो स्ट्रेंथफुली देनी पड़ती है, वरना इसीलिए पीसीएससी काफी डिफिकल्ट होता है। अगर आपने जल्दी कर दी, ज्यादा कर दी, तो कंक्रीट टॉप स्लैब से फेल कर जाएगा, टॉप पोर्शन से, ये हो अच्छा जाता है। और हॉगिंग भी आ जाती है ज्यादा से ज्यादा, अगर जल्दी कर दो तो थोड़ी, जी देखा ही होगा। जैसे कि सर हमारा ये 4 गर्डर है तो हम्म। लाइक एक गर्डर में पहले हम टेंडन को प्री स्ट्रेसिंग करेंगे फिर दूसरे गर्डर में वही सेम डिप टेंडन हाँ, उसका डिपेंड, तीसरा उसका चौथा इसलिए मैंने हाँ मेंशन करा कि कंस्ट्रक्शन स्टेजेस में हम लिखते हैं हम्म 14 दिन और 7 दिन, क्योंकि हम्म हमें नहीं पता कौन सा पहले कर रहे हो बाद में कर रहे हो, तो 14 दिन बाद सब में कंप्लीट हो जाएगी। ओके लाइक हम लोग को स्टेप वाइज कंसीडर करने की जरूरत नहीं है नहीं नहीं नहीं, हम फाइनल स्टेप कंसीडर करते हैं कि 14 दिन बाद हो चुकी होगी, क्योंकि ये अभी बहुत अर्ली स्टेजेस है। अर्ली स्टेजेस में इतना ओके रिमूव आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि स्लैब जो होगी एक ओके साथ हाँ कास्ट लेकिन होगी ना कॉस्ट पूरे पड़ता पूरे है ना राइट पड़ता है, लेकिन बहुत माइनर होता है, इतना मेजर नहीं होता, अच्छा क्योंकि हमारे अ, लॉसेस में लॉन्ग टर्म में ही फर्क पड़ेगा, शॉर्ट टर्म तो प्री स्ट्रेस करते ही आ जाएंगे, हम्म और लॉन्ग टर्म में 10-12 दिन से कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक कि 100 ये 1 साल का फर्क ना ओके ओके आए। यही मैं बता भी रहा था कि लॉन्ग टर्म मेन चीज होती है, तो लॉन्ग टर्म कब आता है, पोस्ट सीएस के बाद। हम्म हाँ, और शॉर्ट टर्म कब आता है, जैसे ही आपने एक गटर को
प्री स्ट्रेस करा उसमें शॉर्ट टर्म आ गए, अब हम्म, अब जैसी दूसरे को करा उसमें भी आ गए, अब तुम इसके बाद इसको 7-8 दिन छोड़ रहे हो, इसको 7-8 दिन बाद कर रहे हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओके क्योंकि 7-8 दिन में इतनी लॉसेस नहीं आते। लॉसेस जब आएंगे जब आपका टाइम ज्यादा हो जाए, करीब आधा 6 महीने तो मिनिमम चाहिए, या ठीक 1 महीना हो, 1 महीने का डिफरेंस आ जाए, या फिर कुछ जैसे अब क्या हुआ, एक गटर को कास्ट किया, उसकी प्री स्ट्रेसिंग कर दी, अब हैवी रेन चालू हो गई या फ्लड आ गया कि दूसरा कास्ट ही नहीं कर पाया, हम्म, वो आप कास्ट करो नेक्स्ट सीजन में 3-4 महीने बाद या 4-5 महीने बाद, तो हम्म, अलग आएंगे दोनों गटर में डिफरेंस। ओके जी एनी डाउट अदर, एनी अदर पर्सन हैज एनी डाउट? तो हम मिडास में ही ये पूरा डिजाइन कर लेंगे, मैं सिखा दूंगा नेक्स्ट क्लास में कि सारे चेक्स इसमें इन्वॉल्व हैं, शेयर के, एसएलएस के, यूएलएस के, और रिपोर्ट भी बहुत अच्छी बनती है कि मिडास जो इन इन हैंड इन इनबिल्ड रिपोर्ट देता है उसी को आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो अपने सबमिशन के लिए, और उस रिपोर्ट को मैनुअली भी कन्वर्ट करा सकते हो कि वो एक्सेल रिपोर्ट देता है, डायरेक्ट अपने फॉर्मूले बना के अगर किसी को कुछ चेंज करना हो या कुछ एडजस्ट करना हो वो भी हो जाता है। तो अब अगर डाउट नहीं है तो आई विल क्लोज दिस क्लास एंड we will do next in next class we will design this bridge. Okay. ओके Okay, गुड bye.